बातचीत को शुरू करें कि हाँ 7-8 मिनट हो गया इस्ताक भाई। जी तो कितना देर चलेगा ये मीटिंग? तो मालिक 1.5 घंटे का हम लोग सोचे हैं कि हद से हद 1.5 घंटे मैक्सिमम। चलो है ना। हाँ नवेंद्र जी जुड़ गए हैं हम भी। भाई साहब को नमस्कार। जी मैं भी जुड़ गया हूँ समस्तीपुर से रामदेव महतो। हाँ रामदू सर को नमस्कार। नमस्कार सर। अमरनाथ बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ लेट हो गया कि मेट्रो में थे, अभी मेट्रो स्टेशन पर निकल करके बाहर और जुड़े हैं। ठीक सर धन्यवाद। इसको आप कर दीजिए ना। अमरनाथ जी मैं भी जुड़ चुका हूँ। हाँ भवेश भाई, भवेश जी स्वागत है स्वागत है। जी म्यूट जो है। शायद भाई नमस्कार। नमस्कार। अच्छा आयोजनकर्ताओं को भी मेरे तरफ से स्वागत है। अच्छा धन्यवाद आपको। वो नहीं वो है क्लियर नहीं हो सकी कर रही। नवेंदु जी हम लोग लगभग 11 मिनट तो आयोजकों की इजाजत से आज के इस सत्र को हम लोग शुरू करते हैं। आप सभी साथियों का बहुत स्वागत है और लोकनाथ और सबद निरंतर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस चर्चा में आज के जो मुख्य वक्ता हैं कॉमरेड हन्नान मुल्ला हैं, राजकुमार जी हैं और लिंगराज भाई हैं। लिंगराज भाई बहुत लंबे समय से किसान आंदोलन और वैकल्पिक राजनीति पे काम करते रहे हैं और उड़ीसा में एक बड़ा जनसंगठन और जनसंगठनों के समन्वय का भी काम काफी जोरदार ढंग से करते रहे हैं। हन्नान के बारे में बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि इतना कुछ है बताने को और लेकिन बहुत संक्षेप में बताना चाहते हैं कि भारत में किसान आंदोलन के एक मजबूत स्तंभ हैं और पूर्व सांसद हैं
और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से भी इनका गहरा जुड़ाव रहा है। और राजकुमार भाई छत्तीसगढ़ से आते हैं और वहाँ के किसान आंदोलन और किसान समस्याओं को लेकर के उनका अच्छा अध्ययन है और उन्होंने बहुत बढ़िया काम भी किया है इन सारे मुद्दों पे। तो आप सभी वक्तागण का हार्दिक स्वागत है। आपका आभार कि आपने समय निकाला और इस चर्चा में शामिल होने आप आए हैं। ये चर्चा बहुत ज़रूरी है अभी के समय में, खास करके ऐसे समय में जब किसानों ने एक बड़ी लड़ाई जीती है। और यानी ये भारत के आज़ाद भारत के उन आंदोलनों में से एक है जिसमें लड़ाकों ने जो जीत हासिल की है वो सिर्फ उनके लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र को इसने बहुत मजबूत किया है। और फिर से लोकतंत्र में एक नई ऊर्जा और एक नई आशा पैदा करने वाला ये पूरा आंदोलन रहा है। इसमें ये आंदोलन इस वजह से भी याद किया जाएगा कि इसके दौरान लगभग 700 किसान भारत के शहीद हुए और इसके कारणों के यानी इन शहादतों के पीछे जो कारण हैं उनके लिए भी ये आंदोलन याद किया जाएगा। तो अगर बहुत संक्षेप में विषय में प्रवर्तन करना हो या इसमें शामिल होना हो तो कहा जा सकता है कि खेती भारत का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है और किसान न केवल देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं, बल्कि बड़े रोजगार पैदा करने से, यानी देश के सबसे बड़े रोजगार पैदा करने वाले उद्यमी। इतना ही नहीं, बड़ी मात्रा में विदेशी आय को सुनिश्चित करने में भी इनकी बड़ी अहम भूमिका है। वैसे तो खेती किसानी हमेशा से मुश्किल ही काम रहा है और किसान हमेशा से तंगदस्ती की जिंदगी जीते आए हैं, लेकिन पिछले 3-4 दशकों में हुए आर्थिक पतन ने उनकी हालत को और भी कमजोर किया है, जिसको आमतौर पे लोग आर्थिक सुधार कहते हैं। मेरा मानना है कि वो भारत के लिए आर्थिक पतन का दौर है। स्थिति ये हुई है कि जो खेत देश और दुनिया के लोगों के लिए भोजन उगाते हैं, उनकी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं, वही खेत किसानों के लिए भूख, बेबसी, निराशा, अकेलापन और मौत उपजाने लगे हैं। हम लोगों ने पिछले 3 दशकों में देखा है कि किस तरह से किसान आत्महत्या नाम के एक नए संकट ने इस देश में प्रवेश किया और वो संकट लगातार गहराता जा रहा है। तो इसके पीछे कई कारण हैं। उन कारणों के बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे अपने वक्तागणों से भी। और स्वाभाविक है कि ऐसे में देश भर के किसान आंदोलित हैं। ये व्यवस्था निहित उन शोषणकारी प्रावधानों और नीति नियमों से मुक्ति चाहते हैं जो उन पर पतनशील आर्थिक बदलाव के दौर में थोपा है और लगातार थोपता जा रहा है। पिछले 7-8 वर्षों में तो लैंड एक्विजिशन जैसे कानून ला करके, या फिर ये जो 3 भारत विरोधी कानून हम कहेंगे उनको, किसान विरोधी जो है वो भारत विरोधी है दरअसल। तो ये 3 किसान विरोधी कानून भी आए और किसानों ने उसका पुरजोर विरोध किया और जीत हासिल की। लेकिन कितनी जीत हासिल हुई है और कितनी लड़ाई बाकी है, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे।
इस चर्चा के लिए सबसे पहले हम लिंगराज भाई से निवेदन करेंगे कि वे अपनी बात रखें। हम उम्मीद करते हैं कि 20 मिनट का समय आपके लिए काफी होगा लिंगराज भाई। तो एक जोरदार जिंदाबाद के साथ लिंगराज भाई का स्वागत है। लिंगराज भाई को हम लोग सुनते हैं। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं आप लोग? जी मेरी बिल्कुल आवाज बिल्कुल। सुन? हाँ जी जी हाँ जी जी सुन पा रहा हूं सर। हाँ, लोकनाथ और सबद निरंतर के संयुक्त पहल पर यह जो वेबिनार का आयोजन किया गया है, इसमें शामिल होते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये सबद निरंतर पत्रिका 10-15 दिन पहले मुझे देखने को मिला। मैं ये किसान आंदोलन से संबंधित वही पत्रिका जिस भाषा को मैं पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ, उस भाषा में मिले, उसके लिए मैं कई दिनों से तरस रहा था। और ये सबद निरंतर पत्रिका एक बहुत ही अच्छा संकलन है मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए। ऐसे आम कार्यकर्ता के लिए ये बड़ा एक मुश्किल पत्रिका लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ अकादमिक लेख ज्यादा हैं और आम किसान या आम कार्यकर्ता समझने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ेगा। ये जो सबद निरंतर के लेख इसमें है, लेकिन हमारे जैसे कार्यकर्ता जो कि थोड़ा बहुत आधुनिक शिक्षा पाने का मौका मिला है, अर्थशास्त्र हो, विज्ञान हो, तो ये पत्रिका बहुत ही सहायक होगा और हम लोगों के लिए मददगार होगा। हम ये बात जो भारतीय कृषि और खेती किसानी का संकट है, इस संबंध में इस पत्रिका में तो बहुत ही व्यापक लेख है और उन लेखों को पढ़ने के लिए थोड़ा काफी गंभीर समय उपयोग करने की जरूरत है। ये पत्रिका तो बहुत ही अच्छा और स्वागत योग्य मुझे लगा। और ये जो चर्चा का आयोजन किया गया है, इसमें एक विशेष पहलू को इसमें लाने के लिए मुझे भी कहा गया है कि आंदोलन और सरकार की भूमिका, इस तरह का एक शीर्षक आज का चर्चा के लिए था। लिंगराज भाई, आपकी आवाज बहुत कट-कट के आ रही है। अगर आप अपना वीडियो ऑफ कर देंगे तो शायद हम लोग आपको बेहतर ढंग से सुन पाएंगे। भाई आप अनम्यूट कर लीजिए। अब आप सुन पा रहे हैं? हेलो, थोड़ी मैंने कट के आ रही है आवाज। हाँ, आप अपना वीडियो, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है कि शायद आप अपना वीडियो अगर ऑफ कर देंगे ना तो अच्छा, थोड़ा लो अब आप नेटवर्क लोग पे भी। जी, अब आप सुन पा रहे हैं मेरी बात को? काफी बेहतर है। जी अच्छा, तो सुनाए सर। जी, जैसा कि मैं कह रहा था कि 2020 जून का प्रथम सप्ताह में जब केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ने 3 अध्यादेश लाए थे, इन 3 कानूनों को 3 महीना के बाद संसद में पारित करने के मकसद से, उस समय सरकार की ओर से ये ऐलान किया गया था कि यह ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम है। लेकिन अब हम लोग इस बात को आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि वो कानून
3 का कानून जिसको किसानों ने काला कानून के रूप में बार बार दोहराते गए, और 1 साल का दिल्ली सीमा पर आंदोलन के बाद ये 3 काला कानून को वापस लेना पड़ा केंद्र सरकार को। तो ये जो आंदोलन क्रांतिकारी और ऐतिहासिक रूप लिया है, इसको लेकर शायद हम सब लोग इस समय आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं। हम जो लोग किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं पिछले कई सालों से, कुछ दशकों से, ये जो 3 काला कानून के खिलाफ आंदोलन जिस तरह संगठित हुआ, सबसे पहले पंजाब में, बाद में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों का जो सम्मिलित ताकत जो दिल्ली सीमा पर एकत्रित होने के बाद एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लिया, उसके बाद जो माहौल देश भर में कमोबेश सभी प्रांतों में देखने को मिला, तो इस आंदोलन का जो असर देश के किसानों में कई सालों बाद, कुछ दशकों बाद हम कह सकते हैं, एक आत्मविश्वास पैदा करने वाला रहा। ये हम सब लोग वाकिफ हैं कि 1980 दशक में जिस तरह के बड़े बड़े आंदोलन हुए थे, उसका भी स्वरूप उस समय राष्ट्रीय रूप अख्तियार किया था। लेकिन 80 दशक का आंदोलन, उदारीकरण का दौर जब शुरू हुआ, उसके बाद ये किसान आंदोलन में एक ठहराव की स्थिति सी आ गई थी, और इस बात को लेकर हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के मन में ये बार बार दंशन करता था कि ये जो पिछले करीब 2.5 दशकों से खेती किसानी का संकट को लेकर जब भी चर्चा होता जो विडंबनापूर्ण पहलू पर चर्चा होता था, वो है किसानों की खुदकुशी। तो जो 80 दशक में, 1980 दशक में बहुत ही जबरदस्त जुझारू आंदोलन देखे थे, या फिर हमारे मुल्क में जो किसान आंदोलन का जो चरित्र रहा है, आजादी का आंदोलन हो, आजादी के बाद देश के कई हिस्सों में, कई राज्यों में किसानों की खुदकुशी जिस तरह बढ़ता गया, पंजाब में भी खुदकुशी, महाराष्ट्र में भी खुदकुशी, आंध्र प्रदेश जैसे प्रांतों में भी खुदकुशी, जहाँ के किसान संघर्ष के लिए जाते थे, तो ये एक विडंबनापूर्ण स्थिति लगती थी। तो इन 3 कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन संगठित हुआ, तो ये किसानों की खुदकुशी को पीछे धकेल कर संघर्ष का एक माहौल देश भर में पैदा हुआ, और सभी प्रांतों में लगभग किसानों में एक संघर्षशीलता दोबारा आ गया है। और पिछले 1 साल का पूरा जो अनुभव रहा, इस आंदोलन को, जैसा कि मोदी सरकार ने शुरू से ही 3 कानूनों को जिस तरह संसद में पारित किया, और शुरू में ही जैसा कहा था कि ये 3 कानून जो हैं देश के किसानों के हित में है, और ये ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम है। तो ये जो कोरोना संकट के समय इसको एक अवसर मानकर, और इसके खिलाफ आंदोलन या संघर्ष नहीं हो पाएगा, शायद इस तरह का एक मंशा रखकर इन 3 कानूनों को पहले अध्यादेश के जरिए और बाद में तो ये जो 3 कानूनों के खिलाफ आंदोलन जब देश में संगठित हुआ, ये शायद दोहराने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग उससे वाकिफ हैं कि केंद्र सरकार, जो भाजपा की सरकार, तो उसका शुरू से ही एक बहुत ही एक जिद रहा कि हम जो कानून ला रहे हैं, और मोदी के लिए यह एक अपना अहमिका का एक सवाल हो गया, अहम का सवाल, कि मोदी जो करते हैं वो पीछे नहीं जाते हैं। तो ये किसान आंदोलन को दमन करने के लिए, बदनाम करने के लिए जो प्रयास हुए, उस पहलू पर तो काफी चर्चा हो चुका है पिछले 1 साल में। लेकिन हमारे मुल्क में जो संसदीय लोकतंत्र है,
और वोट का जो एक भूमिका है एक अस्त्र के रूप में, अगर कोई जन आंदोलन वोट को प्रभावित करने वाला बिंदु पर पहुंच जाता है तो वो सरकार को झुकाने में कामयाब हो सकता है। ये इतिहास में पहले भी साबित हो चुका है और इस आंदोलन के संदर्भ में भी अभी जो 5 राज्य के जो विधानसभा का चुनाव हो अंतिम चरण पर है, तो ये चुनाव का प्रचार के समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सलाहकारों को लगा कि ये जो किसानों का असंतोष है और जो किसान आंदोलन का जो नेतृत्व जिस तरह मिशन उत्तर प्रदेश, मिशन उत्तराखंड ये सब शुरू किए भाजपा को हराने के लिए, तो उसी का ही परिणाम स्वरूप मोदी ने इन 3 कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया। वरना इसको दमन करना, बदनाम करना और शायद पहली बार जो किसानों का आंदोलन को राष्ट्र विरोधी कहना, जो राष्ट्र विरोधी ताकतें, खालिस्तानी ताकतें, आतंकवादी ताकतें इस आंदोलन को चला रहे हैं, इस तरह का बदनाम करने का भी प्रयास हुआ। तो सरकार की जो केंद्र सरकार की भूमिका है इसके बारे में तो बहुत ही चर्चा हो चुका है, लेकिन मैं एक और पहलू के बारे में इस चर्चा में आप लोगों को का दृष्टि आकर्षित करना चाहूंगा। चूंकि मैं उड़ीसा से हूं और उड़ीसा में ये गैर भाजपाई एक सरकार है, बीजू जनता दल की सरकार, और बीजू जनता दल की सरकार अभी चुनाव की दृष्टि से बहुत ही लोकप्रिय सरकार है। लेकिन इस सरकार की जो भूमिका रही इन 3 कानूनों के संदर्भ में वो बहुत ही दिलचस्प है। आप लोगों में से कई लोगों को जानकर ये बड़ा विचित्र लगेगा कि केंद्र सरकार ने 2020 के जून प्रथम सप्ताह में जब ये 3 ऑर्डिनेंस जारी किए तो उससे 15 दिन पहले मई 18 तारीख को, मई 18 तारीख का मतलब जब हमारे प्रधानमंत्री ने ये कोविड संकट के दरमियान ये जो आत्मनिर्भर भारत का पूरा योजना प्रस्तुत की है और हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कृषि क्षेत्र में जो सुधार लाने वाले हैं उसका संकेत दिए और केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस जारी करने से 15 दिन पहले उड़ीसा सरकार ने 2 ऑर्डिनेंस जारी किए थे। एक ऑर्डिनेंस था ये जो मंडी व्यवस्था से संबंधित और दूसरा ऑर्डिनेंस था ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित, और जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का जो ऑर्डिनेंस वो तो जून का प्रथम सप्ताह में आया। इसका मतलब है कि उड़ीसा में जो सरकार है, जो ऐसे गैर भाजपा एक दल है, आंचलिक दल है, उसकी सरकार, लेकिन उन्होंने केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस पारित करने से 15 दिन पहले उन्होंने खुद ऑर्डिनेंस पारित कर दिया। ये सूचना मिलते ही कि केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र में इस तरह का सुधार लाने वाला है। इसका मतलब है कि उड़ीसा जैसे प्रांत में जो सरकार चल रही है, जो भाजपा से अलग है, हो सकता है कि 10 साल पहले भाजपा के साथ उनका अलायंस रहा, तो इससे पता चलता है कि देश के कई राजनीतिक दल ये जो कृषि क्षेत्र में इस तरह के सुधार के लिए पहले से ही उनमें ये सोच चलता रहा है। इसके पीछे जो पूरा इतिहास है, ये जो उदारीकरण का दौर हम जिसको कहते हैं, जो कृषि क्षेत्र में सुधार के नाम पर जो कदम लेना, इसके लिए पिछले 2.5-3 दशकों से केंद्र में जितने भी सरकार बने हैं, जितने भी शासक दल हैं, लगभग सभी शासक दल इन नीतियों को लेकर जितना साफगोई से अपना एक नीति को किसान के हित में या देश के हित में किसानों के साथ चर्चा के साथ चलाना चाहिए, वो नहीं है। लगभग उनमें एक सहमति का जो दौर चला है। तो उड़ीसा सरकार का उससे और एक इंटरेस्टिंग है कि जब संसद में ये कानून आया, संसद में पारित होने के लिए, तो उस समय उड़ीसा का जो शासक दल है बीजू जनता दल, उन्होंने इसको लोकसभा में तो समर्थन कर दिया, लेकिन उसके बाद जब राज्यसभा में आया, और जैसा कि हम याद कर सकते हैं कि जब संसद में आया, लोकसभा में पारित हुआ, उस समय पंजाब में आंदोलन बहुत उग्र रूप धारण कर चुका था, और पंजाब में उग्र रूप धारण करते हुए देखकर
और संसद में भी कई दल इसको विरोध किए। तो उड़ीसा का शासक दल बिजू जनता दल ने, तो उन्होंने राज्यसभा में इसका विरोध किया, ये कहते हुए कि इसको एक कमेटी को भेज देना चाहिए। तो ये मैं इसलिए आप लोगों के सामने ये पृष्ठभूमि रख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जो दूसरे राज्य स्तर के भी जो शासक दल हैं, इन 3 कानूनों को लेकर उनमें क्या सोच है, क्या नजरिया है, इसको भी विश्लेषण करने की जरूरत है। और आज जब इन 3 कानूनों को वापस ले लिया गया है, इन सरकारों का रुख क्या है, क्या होने वाला है इसका अंतिम परिणाम, ये एक गंभीर एक चर्चा का विषय है। और जो सरकार चला रहे हैं और हमारे मुल्क के किसानों के हित में क्या होना चाहिए, क्या नीति बननी चाहिए, इससे इतर ये जो आर्थिक संस्कार के नाम पर कृषि क्षेत्र में भी जो सुधार, जो कि विश्व बैंक या जो WTO, इनका भी इसमें प्रभाव रहा है, उनका भी दबाव रहा है। उस संदर्भ में ये जो कानून लाया गया था, उसका मकसद तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जब ये कानून वापस हुआ है, तो आने वाले समय में इन राजनीतिक दलों का और राज्य सरकारों का क्या रुख होगा और किसानों के लिए किस तरह की चुनौती होगी, ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। केंद्र में आंदोलन को दमन करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जिस तरह के पहल किए गए, बदनाम करने के पहल किए गए, उड़ीसा जैसे राज्य में उस तरह के तो पहल नहीं हुए, उस तरह के दमन नहीं हुए, लेकिन अभी ये 3 कानून वापस होने के बाद राज्य सरकारों का जो रुख, ये एक सोचने समझने की बात है। और अभी ये 3 कानून वापस लेने के बाद, जैसे कि ये 3 कानून के संदर्भ में जब आंदोलन के दरमियान चर्चा होती थी, तो उस समय ये मंडी व्यवस्था को लेकर जब पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान मंडी व्यवस्था से किस तरह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है एक अच्छी मंडी व्यवस्था के चलते, और जिन राज्यों में मंडी व्यवस्था नहीं है या कमजोर है, तो वहां कैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस से वंचित हो रहा है, इसका जिक्र करते हुए बिहार का उदाहरण बार बार दिया जाता था, इसलिए कि बिहार में 2006 के बाद ये मंडी कानून में बदलाव लाकर जो मंडी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, तो उसके चलते बिहार के किसान कैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पाने के लिए से वंचित हो रहे हैं, ये उदाहरण आता था। तो अभी ये जो सरकारों की भूमिका, एक तो दमन का पहलू, दूसरा पहलू है कि ये जो कृषि क्षेत्र में सुधार के नाम पर जो 3 कानून लाए जा रहे थे, उसको लेकर जो राजनीतिक दलों का नजरिया, उसमें कितना बदलाव आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी केंद्र सरकार का जो सोच है, जिस तरह की राय कई उनके सलाहकारों की टिप्पणी से आ रही है कि जो सुधार कृषि क्षेत्र में लाना चाहती थी सरकार, वो अभी कभी नहीं हो पाएगा। मतलब जो उनके लिए कृषि क्षेत्र में सुधार था, वाकई वो सुधार तो किसानों के लिए कभी था ही नहीं। तो उस परिस्थिति में, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बड़े-बड़े कॉर्पोरेट घरानों के हित के लिए ये पूरा नीति थी। तो राजनीतिक दलों का जो नजरिया ये जो सुधार को लेकर रहा है, और पूरा जो पिछले 2.5-3 दशकों से विभिन्न राजनीतिक दलों का जो नजरिया रहा है, ये कृषि क्षेत्र में सुधार क्या होना चाहिए, उस संदर्भ में तो जो पूंजी निजी पूंजी
सब इस्तेमाल होता है सब निजी पूंजी, लेकिन वाकई कृषि क्षेत्र में कॉरपोरेट पूंजी लाने के लिए तो उसका जो परिणाम तो बहुत ही भारत जैसे देश जहां इतने बड़े पैमाने पर छोटे किसान हैं जिनका प्रतिशत 90 के आसपास है, और ये छोटे किसान इतने बड़े पैमाने पर हैं और कृषि क्षेत्र पर इतनी बड़ी संख्या में लोग लगे हुए हैं, तो इस परिस्थिति में राजनीतिक दलों का नजरिया ये जो 3 कानूनों के खिलाफ आंदोलन के चलते कितना बदलेगा, ये देखने की बात है। क्योंकि केंद्र सरकार का सोच में तो थोड़ा भी बदलाव नहीं आया है। जो कॉर्पोरेट को ही कृषि क्षेत्र का न सिर्फ बाजार व्यवस्था, न सिर्फ उसका न सिर्फ उनका जो वितरण की व्यवस्था बल्कि उत्पादन की व्यवस्था को भी दे देने के लिए इन तीनों कानूनों को एक साथ लाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन इन तीनों कानूनों को अगर नहीं लाया जाता है तो कॉर्पोरेट कृषि क्षेत्र को पूरा कब्जा करना संभव नहीं है। ये बात वो भी जान चुके हैं, और जो मोदी सरकार भी जो नीति 3 कानून के माध्यम से ला रही थी वो लोग भी इसके बारे में स्पष्ट हैं। इस पृष्ठभूमि में अभी तीनों कानूनों को जो वापस लिया गया है, और हम जो किसान आंदोलनों के लिए एक तो जीत है ही, इसको जीत नहीं है हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये जीत इसलिए भी हुआ है, इसको भी हम लोग रेखांकित करने की जरूरत है कि संसदीय लोकतंत्र की जो भी कमजोरियां रहे लेकिन वोट का अभी भी ताकत है, और किसान आंदोलन ने चूंकि चुनाव को भी प्रभावित करने जैसी स्थिति पे पहुंच गई, तो उस स्थिति में मोदी सरकार को इन 3 कानूनों को वापस लेना पड़ा। अब इन 3 कानूनों को वापस लेने के बाद केंद्र सरकार की रवैया, विभिन्न राज्य सरकारों के सोच और उनके नीतिगत बदलाव क्या होते हैं, ये भी देखने की जरूरत है। क्योंकि ये साफ हो चुका है कि ये तीनों कानूनों को वापस लेने के बाद जो किसान आंदोलन का नेतृत्व जब आंदोलन को वापस लिया, तो उस समय सरकार के साथ जो किसान आंदोलन के नेतृत्व का जो लिखित समझौता भी हुआ था, उसको भी अभी तक लागू नहीं हुआ है। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लेकर कमेटी बनाने की बात है, वो भी बनी नहीं है। जो केस वापस भी नहीं हुआ है। ऐसी परिस्थिति में अभी जब ये जो 5 विधानसभा का चुनाव का परिणाम आएगा, उस परिणाम का क्या होगा, और उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में अपने वक्तव्य में कहा कि अगर ये वोट को प्रभावित करने वाली स्थिति ये किसान आंदोलन पैदा न कर पाती, तो शायद मोदी सरकार भी इस कानून को वापस नहीं करती। तो ये 5 राज्यों का जब चुनाव परिणाम आ जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि मोदी सरकार का आने वाला समय में क्या रूप होगा। क्योंकि ये जो वापस लिए हैं 3 कानूनों को, वो कोई अपने समझदारी को बदल कर नहीं लिए हैं, ये चुनाव में हार के डर का दबाव के चलते इस तरह का निर्णय लिए हैं। और उसी के साथ साथ ये जो देश भर के जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, ये कृषि क्षेत्र में किस तरह का सुधार की जरूरत है, किस तरह का बदलाव की जरूरत है, सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए किसानों के हित के लिए, ये सब संदर्भ में सोच या जो नीतिगत बदलाव जो जरूरत है, उसको लेकर काफी व्यापक चर्चा की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ये जो शबद निरंतर पत्रिका में जो लेख हैं, उन लेखों से कई सूत्र मिल रहे हैं कि किसान आंदोलनों को एक वैकल्पिक खेती के लिए, एक वैकल्पिक एक नीति में बदलाव के लिए क्या क्या जरूरत है। और ये जो आंदोलन 1 साल आंदोलन चलने के बाद जो अभी आंदोलन 3 कानूनों को वापस लेने के बाद आंदोलन को भी वापस लिया गया है, मैं इसको संपूर्ण जीत नहीं मानते हुए
इसको एक पड़ाव मानूंगा। और जो दबाव किसान आंदोलन ने पैदा किया है, उस दबाव के चलते जो केंद्र सरकार पर जो प्रभाव पड़ा है, देश की राजनीति पर जो प्रभाव पड़ा है, आने वाले समय में ये किसान आंदोलन को, ये 5 राज्यों का चुनाव परिणाम आ जाने के बाद दोबारा मूल्यांकन करते हुए किसान आंदोलन को दोबारा अपनी रणनीति तय करने की जरूरत है। मैं शुरू में अपना वक्तव्य को यहाँ विराम करते हुए मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद लिंगराज भाई, आपने बहुत सिलसिलेवार ढंग से पूरी बातों को बहुत अच्छे ढंग से क्यूरेट करके रखा सबके सामने, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और आपने अपनी बात को लगभग समय के भीतर ही पूरा कर लिया, इस बात के लिए भी आपका आभार। अगले वक्ता के रूप में हमारे साथ राजकुमार गुप्ता जी हैं। मेरा निवेदन है कि राजकुमार गुप्ता जी अपनी बात को 10 से 12 मिनट के अंदर अगर रखें तो बहुत अच्छी बात होगी। राजकुमार जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, अपने माइक को अनम्यूट कर। माइक नहीं अनम्यूट हुआ है अभी। जी जी, हो गया जी। राजकुमार जी, आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं। एक बार हेडफोन अगर हटा करके निकाल दीजिए फोन में और फिर दोबारा लगा करके देखिए, कई बार उससे नहीं आ रही है अभी भी। फोन से हेडफोन सर फोन से हेडफोन हटा कर करके फिर जोड़ेंगे तो कहीं हो जाए। जी अनम्यूट। जी हाँ, आ रही है आवाज। आवाज आ रही है। जी हाँ आ रही है। मुझे लगता है हेडफोन के चक्कर में होगा ये। क्या ठीक है। इस वेबिनार जो लोकनाथ और सबद निरंतर की तरफ से आयोजित किया गया है, इसमें भाग लेने वाले तमाम हमारे साथियों को नमस्कार। मैं अभी लिंगराज जी की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था, 3 कानूनों के बारे में, और इन कानूनों के खिलाफ जो 1 साल आंदोलन चला है, इस पर उन्होंने काफी विस्तार से अपना विचार प्रकट किया है। मैं 2014 में जाना चाहता हूं, जब मोदी सरकार प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार इस देश के हुकूमत में आए हैं, तब उन्होंने सबसे पहले हमला किसानों पर ही किया है। हेलो, आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है आपकी आवाज। ये जो पहला हमला जो उन्होंने किया है मोदी सरकार ने, वो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, इस कानून को में बदलाव करने के लिए जो अध्यादेश उन्होंने 3 बार लाया,
मैं इसको पहले हमले के रूप में देखता हूं किसानों के ऊपर में। किसानों के दबाव में आकर के और राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के कारण मोदी सरकार किसानों की जमीन छीनने के अपने प्रयास में कामयाब नहीं हो सके। ये जो 3 कानून को मैं लैंड एक्विजिशन एक्ट से ही जोड़ना चाहूंगा। ये तीनों कानून, चाहे मंडी तोड़ो कानून हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मामला हो, या एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में परिवर्तन का मामला हो, ये तीनों कानून कहीं कहीं से लैंड एक्विजिशन कानून का ही पार्ट 2 रहा है। अब ये 3 कानून के बारे में देश में काफी चर्चा हो गई है और इसमें जो आंदोलन हुए हैं उसके बारे में भी काफी चर्चा देश में हो चुका है। लिंगराज जी ने भी इसका उल्लेख किया है। मैं मोदी सरकार ने जिस ढंग से ऑर्डिनेंस लाया जून 2020 में और संसद में जिस तरीके से इन ऑर्डिनेंस को विधेयक प्रस्तुत करके जो इस ढंग से पास कराया है, मैं इसको लोकतंत्र में सबसे बड़े हमले के रूप में देखता हूं। हमारा संविधान जो है संघीय गणराज्य है, राज्यों का अपना स्वतंत्र अधिकार है, अधिकार क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, केंद्र का अपना कार्य क्षेत्र है। एग्रीकल्चर जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र का मामला है, केंद्र सरकार ने 3 कानूनों को फाइनेंस बिल के रूप में प्रस्तुत करके राज्यों के अधिकारों का जो अतिक्रमण किया है, मैं इसको संसदीय लोकतंत्र और भारतीय संविधान के खिलाफ समझता हूं। और ये हमारे भारत के लोकतंत्र और संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरे का सूचक है। और यदि इसको समय रहते नहीं रोका गया, इसमें अंकुश नहीं लगाया गया, तो आगे चल के ये और भी खतरनाक स्थिति आने की आशंका है, संभावना है। अभी मैं ये जो 3 किसान आंदोलन के खिलाफ 1 साल किसानों के चले आंदोलन के विराम के बाद 3 कानून वापस होने के बाद मैं समझता हूं कि किसान आंदोलन वापस जून 2020 के पूर्व की स्थिति में आ गया है, जब देश के किसान अपने अपने क्षेत्रों में और नेशनल लेवल पे भी अलग अलग महासंघ वगैरह के माध्यम से स्वामीनाथन आयोग के C2 फार्मूले लागत मूल्य में 50% लाभ जोड़ करके मिनिमम सपोर्ट प्राइस देश में घोषित करने की जो बात थी, जो भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदा भी किया था, आज देश का किसान आंदोलन पुनः जून 2020 के पहले की स्थिति में आ गई है। मतलब हम अभी किसान आंदोलन को नए सिरे से कैसे आगे स्वामीनाथन आयोग का जो अनुशंसा है C2+50 उसको लागू किया जाए देश में, इसके बारे में किसान संगठनों को विचार विमर्श करना पड़ेगा और इसके लिए कोई ऐसा रास्ता अपनाना पड़ेगा कि देश में जो हुकूमत में है वो मजबूर हो जाए कि जो वायदा उन्होंने स्वामीनाथन का किया था वो पूरा हो जाए। मैं एक ऐसे राज्य से आता हूं जहां पे कांग्रेस की सरकार 2018 से स्थापित है। छत्तीसगढ़ में परिस्थितियां देश के अन्य राज्यों की तुलना में कुछ अलग है। यहाँ की कांग्रेस की सरकार ने 2018 में विधानसभा चुनाव के समय कुछ वादे किसानों से इन्होंने किया था। उसमें किसानों का कर्जा माफी एक बड़ा मुद्दा था। दूसरा, छत्तीसगढ़ में मुख्य उत्पादन धान का होता है, इसके अलावा गेहूं, चना वगैरह भी अन्य पैदावार छत्तीसगढ़ में होती है। जैसे ही कांग्रेस की सरकार दिसंबर 2018 में छत्तीसगढ़ में बनी, इन्होंने किसानों के कर्जे माफ किए। इसके अलावा इन्होंने जो चुनाव घोषणा पत्र में धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए के हिसाब से किसानों का धान खरीदने का वादा किया था, 2018 नवंबर से जो धान खरीदी यहाँ सीजन में हो रही है, ये तीसरा साल है। यहाँ की सरकार ने अपने वायदे को पूरा करते हुए किसानों का धान जो है 2500 रुपया न्यूनतम सपोर्ट प्राइस मान करके खरीदी कर रही, किसानों को भुगतान कर रही है। इस साल छत्तीसगढ़ में किसानों का 1 करोड़ टन धान सरकार खरीदने का लक्ष्य रहा है और लगभग खरीदी यहाँ हुई भी है। तो छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्जा माफी, 2500 के दर से धान का समर्थन मूल्य किसानों को भुगतान हो रहा है।
तो हम जो यहाँ छत्तीसगढ़ में काम करते हैं, हमारा बहुत छोटा सा संगठन है, तो हमें यहाँ पे किसानों में जो जागृति पैदा करना है, क्योंकि किसानों को भरपूर यहाँ पैसा मिल रहा है, इसीलिए यहाँ के किसान आंदोलन से उतना प्रभावित नहीं होते हैं जितना पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या राजस्थान, उत्तराखंड के किसान सेंसिटिव हैं, एग्रेसिव होकर के आंदोलन करते हैं। छत्तीसगढ़ में वो परिस्थितियां नहीं है, क्योंकि यहाँ का किसान राज्य सरकार के जो ये किसानों से संबंधित योजनाएं हैं उससे काफी हद तक संतुष्ट हैं। तो केंद्र सरकार का जो 3 कानून रहा है, वो 3 कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा का जो भी कॉल आता था नई दिल्ली से, वहां कमेटी से, हमारा संगठन दिल्ली के बॉर्डर पर नहीं गया कभी, मगर जितने भी कॉल वहां आते थे किसानों के लिए, देश भर में आंदोलन के लिए, हमारे संगठन ने हर एक आह्वान को यहाँ छत्तीसगढ़ में अपने क्षेत्र में लागू करने का हमने प्रयास किया। भले पंजाब, हरियाणा जैसे भारी संख्या में किसान यहाँ संगठित नहीं होते हैं, जिसका कारण मैंने बताया है, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि किसान, छत्तीसगढ़ के किसान 3 काले कानूनों के बारे में नहीं जानते हैं, वो जानते हैं, मगर फिलहाल आंदोलन करने की परिस्थिति छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं है। हमारा ये मानना है कि ये जो किसान आंदोलन पिछले 1 साल में देश में चला है, वो ऐतिहासिक आंदोलन रहा है, देश के इतिहास में एक मील का पत्थर है। किसान आंदोलन बहुत हुए। महेंद्र सिंह टिकैत एक लोकल एरिया में उन्होंने काफी बड़ा आंदोलन किया। शरद जोशी का भी नाम किसान आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है, मगर राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा किसान आंदोलन हमारे देश में आज तक नहीं देखा है। एक हिसाब से मैं कहूं, हम मोदी सरकार के नीतियों के आलोचक हैं, विरोधी हैं, जो किसानों के हित में नहीं है। मगर एक मामले में मैं मोदी सरकार को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि मोदी सरकार यदि लैंड एक्विजिशन एक्ट में 2013 में अमेंडमेंट करने का प्रयास नहीं करती और ये 3 कृषि सुधार के नाम से 3 कानून यदि उसकी सरकार यहाँ नहीं लाई होती, तो शायद देश के किसान छोटे छोटे ग्रुपों में बढ़ करके किसान संगठनों में, लोकल एरिया में आंदोलन करते रहते। मोदी सरकार के इस काले कारनामे के कारण कम से कम देश के किसान एकजुट हो गए नेशनल लेवल पे। ये बहुत बड़ा किसानों के हित में काम हुआ है। मगर मोदी सरकार ने 3 कानून वापस जरूर ले लिया है, मगर इसके बाद उनके जो कृषि मंत्री और दूसरे मंत्रियों के बयान आए हैं कि एक कदम पीछे सरकार ने हटाया है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह कानून दोबारा सरकार नहीं लाएगी। अभी चूंकि 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, किसान आंदोलन का असर है। सबसे बड़ा सवाल राज्यसभा में स्ट्रक्चर का है। यदि इन विधानसभा चुनाव में भाजपा की पराजय होती है तो इसका असर राज्यसभा के स्ट्रक्चर में भी पड़ने वाला है। यह बात बखूबी भाजपा समझती है। तो राज्यसभा को ध्यान में रखते हुए ये 5 राज्यों का चुनाव जो है उनके लिए काफी अहम है, महत्वपूर्ण है। इसलिए तात्कालिक रूप से उन्होंने 3 कानून वापस भले ले लिया होगा, मगर मुझे लगता है कि यदि चुनाव के परिणाम भाजपा के अनुकूल आया तो ये 3 कानून किसी न किसी रूप में किसानों के ऊपर फिर से थोपा जाएगा, ऐसा मेरे को आशंका है। तो आने वाला जो समय है काफी अहम होने वाला है। इस देश में हमारा किसानों का दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी दूध की धुली पार्टी है या कोई और राजनीतिक दल। कृषि सुधार की पक्षधर तो कांग्रेस पार्टी भी रही होगी। भाजपा ने तो कानून कृषि सुधार के नाम से ला दिया, मगर कांग्रेस खुद भी कृषि सुधार के पक्ष में रही है। तरीका अलग हो सकता है, कुछ मामूली अंतर दोनों के कृषि सुधार में हो सकता है। इस देश में यदि आज किसान संकट में है तो मैं मानता हूं कि इसके लिए कांग्रेस की जो नरसिम्हा राव की सरकार थी, ग्लोबल इकोनॉमी जब खुला है पूरे देश में, जब खुला बनाया है, WTO में जो एग्रीमेंट एग्रीकल्चर से संबंधित हुए हैं, जिसमें सब्सिडी वगैरह समाप्त करने की बात है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो कीमत है, भाव है, वो मार्केट को तय करने वाली जो बात एग्रीमेंट इन्होंने किया है, वो एग्रीमेंट देश के किसानों के ऊपर सबसे बड़ा संकट वहां से शुरू हुआ है। तो अकेले भाजपा
से किसानों को खतरा है ऐसा नहीं है। आर्थिक नीतियां कांग्रेस की भी ऐसी है कि देश के किसानों का कोई लाभ कांग्रेस सरकार भी आ जाए, मोदी की सरकार मान लो 2024 के चुनाव में हट भी जाए और यदि कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो मुझे नहीं लगता है कि किसानों के हित में वो सरकार भी कोई बहुत क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, ऐसा कम से कम मुझे भ्रम नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि देश के किसान संगठनों को भारत में जो पूंजीवादी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो कांग्रेस हो या भाजपा हो या अन्य कोई क्षेत्रीय दल हो, इनके खिलाफ जब तक के किसान हितैषी, मजदूर हितैषी कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई मोर्चा नहीं बनेगा, यदि ऐसा कोई गठबंधन उभर कर नहीं आएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि किसानों का जो आज संकट है वह संकट से किसान उभर पाएगा। इतनी बात बोल करके मैं अपने बात को विराम देता हूं। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। आपने कई महत्वपूर्ण पहलुओं की तरफ इशारा किया और वो जो खतरा जिस तरफ लिंगराज भाई ने भी इशारा किया था कि 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम उनका उसके बाद क्या तेवर रहता है, कि जीत के बाद क्या तेवर रहता है, इन 5 राज्यों में हार के बाद क्या तेवर रहता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करने वाला है कि ये 3 कानून फिर से कैसे और किस रूप में हमारे सामने वापस आएंगे। और आपने इसको भी इस ओर भी इशारा किया कि इनके मंत्री लगातार ये बात भी कह रहे हैं कि ये एक कदम पीछे लिया गया है, हमने ये लड़ाई अपनी छोड़ी नहीं है। इन बातों के साथ जो किसान जिन कारणों से आंदोलित हैं या परेशान हैं, जिसके कारण उनको 1 साल लंबा आंदोलन चलाना पड़ा और अपने जीवनों की आहुतियां देनी पड़ी, बहुत लंबे समय तक खेती किसानी छोड़ करके सर्दी, गर्मी, बरसात, बाढ़ जैसी स्थितियों को झेलते हुए अगर किसान और किसानों के संगठन लड़ते रहे हैं, तो वो सिर्फ इन 3 काले कानूनों की वजह से किसानों की समस्या है, ऐसा नहीं है। वे भी जानते हैं कि ये समस्याएं जो हैं वो काफी इनकी जड़ें काफी गहरी हैं और कई दूसरे कारणों में गहरी धंसी हुई भी हैं। और जैसे एक बड़ा कारण जो हमको नजर आता है वो ये है कि यानी उनका सामान खरीदा ही नहीं जाता है सही रेट पे, यानी 6% कुल MSP पे खरीद होती है देश भर में। अगर ये रिपोर्ट सही है, ये सरकारी आंकड़ा सही है, तो यही बताता है कि MSP को ही ठीक करना सबसे पहले शायद जरूरी है कि किसानों से सामान खरीदा जाए। और उसके लिए एक समस्या ये है। दूसरी समस्या ये है कि किसान जिस तरह से हर बार खाद के लिए, बीज के लिए और फिर जो रासायनिक कीटनाशक हैं या फिर खरपतवार नाशी हैं या इस तरह के कितने ही फंगीसाइड और साइड हैं, उनसे किसान काफी अब त्रस्त हैं। उनकी बढ़ती कीमतें और लागत में लगातार जो वृद्धि आ रही, खेती की लागत, चाहे वो मजदूरी हो, चाहे वो ये एग्री इनपुट्स जिनको कहा जाता है उनके बढ़ते दाम हो, या फिर और बहुत सारी चीजें हैं, बाजार पे उनका नियंत्रण अब किसानों का बिल्कुल भी नहीं है। और एक बड़ा संकट जो अभी के समय में दिख रहा है वो ये है कि जब हम इकहरी खेती करते हैं या मोनोक्रॉपिंग की तरफ जिस तरह से हरित क्रांति ने किसानों को धकेला है, उसके बाद किसान साल भर में 2 या 3 उत्पाद लेते हैं और उनके पास 2-3 चीजें होती हैं बेचने के लिए।
लेकिन अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए उनको 22-25 चीजें, 30-40 चीजें खरीदनी पड़ती हैं। और अपनी ही भारत जहां 86% किसान बिल्कुल लघु और सीमांत कैटेगरी से आते हैं, उनकी हालत ये होती है कि जिस समय उन्होंने सामान उत्पादन किया है, जिस समय उनकी फसल कटी है, उस वक्त तो उनके पास बहुत सारा उत्पाद है, लेकिन उनको अपना जो कर्जा है वो चुकाना है। हमारे देश में इंस्टीट्यूशनल लोन बहुत कम है, संस्थागत कर्जा बहुत कम है किसानों के पास। ज्यादातर ये छोटे मोटे सूदखोर लोग हैं, उनसे ही पैसा लेकर के खेती करते हैं। तो जैसे ही फसल कट के घर आती है, या खेत से ही अक्सर फसल बेच देना पड़ता है, तो उस वक्त बिल्कुल औने पौने दाम में उनको फसल बेचनी होती है। और जब उनको बाजार से अपनी ही चीज खरीदनी होती है, धान अगर किसी ने उगाया और कल को उनको चावल खरीदना होता है, तो वो बेचते हैं 12 रुपए 15 रुपए के रेट से, और जब वो खरीदने जाते हैं तो उनको 40 रुपए 45 रुपए के रेट से खरीदना पड़ता है। तो एक बहुत भयानक खाद्य असुरक्षा की स्थिति में किसान बढ़ गए हैं इस मोनोकल्चर या इकहरी खेती की वजह से। ये एक बड़ा संकट है जिससे किसानों के ऊपर खाद्य को लेकर के एक काफी खर्च करना पड़ रहा है, और वो उनके लिए एक बड़ी चुनौती हो गई। इसी तरह से हम देखते हैं कि रासायनिक जो कृषि एग्री इनपुट्स हैं, उनके लगातार इस्तेमाल की वजह से मिट्टी की स्थिति खराब हो रही है, जिसकी वजह से हर बार उनको खाद बढ़ा करके देना पड़ता है, तो ऑब्वियसली उनका कॉस्ट बढ़ता है। इसी तरह से देखते हैं कि इनकी वजह से होने वाली बीमारियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, और किसानों के लिए जो हेल्थ कॉस्ट है, यानी स्वस्थ रहने का जो एक कॉस्ट है, उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। और जो उत्पाद भी वो कर रहे हैं, और तीसरा बहुत बड़ा संकट जो हमको सामने में दिख रहा है, वो जलवायु परिवर्तन या जिसको कहें कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं। यानी बेमौसम की बरसात, बेमौसम की ओलावृष्टि, बहुत लंबा बारिश का स्पेल, या बहुत लंबा सूखा ड्रॉट का स्पेल, ड्राई स्पेल, ये सारी चीजें किसानों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं। बाढ़ या फिर फ्लैश फ्लड या जल जमाव की स्थिति जैसे उत्तर बिहार में देख रहे हैं, तो पिछले 1 महीने पहले तक की खबर हमको है कि समस्तीपुर और बिहार और ये समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर और इन तमाम इलाकों में बरसात के समय का पानी खेत में लगा हुआ था, और खेत यानी बीज रोपण की स्थिति में ही नहीं थी। तो बहुत डिले करके गेहूं की फसल लगी है, या जाड़े की फसल बहुत देर से इस पर लगी है, और अभी भी काफी सारे खेत ऐसे हैं जहां अभी भी फसल रोपी नहीं जा सकी है, क्योंकि पानी भरा हुआ है उनके खेतों में। तो इसके पीछे भी वैज्ञानिकों का मानना ये है कि जो रासायनिक खाद में जो तत्व होता है, जिस पर रसायन चिपका होता है, वो मिट्टी को कॉम्पैक्ट करता जाता है, और उसके वजह से कॉम्पैक्शन की वजह से मिट्टी धीरे धीरे पत्थर होती जाती है, और ऊपर का पानी नीचे जा ही नहीं पाता है। मिट्टी जल धारण क्षमता अपनी खो देती है। तो ये एक बड़ा संकट दिख रहा है, जो कि किसानों की आजीविका को भी प्रभावित कर रहा है, और उनकी खुद की खाद्य सुरक्षा को भी प्रभावित कर रहा है, और उनको पूरी तरह से बाजार पे निर्भर होने के लिए मजबूर कर रहा है। तो किसानों के सामने
चुनौतियां बहुत सारी हैं और उनके सामने में उपाय भी बहुत सारे हैं, विकल्प भी बहुत सारे धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। सरकारों को भी समझ में आ रहा है कि जिस तरह से की खेती पिछले 40 साल 50 साल में प्रोत्साहित की गई है, वो शायद बहुत लंबे समय तक चलने वाली नहीं और उसका विकल्प ढूंढने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ का हम इस मामले में उदाहरण देना चाहेंगे, जिसने अ, 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 पशुधन योजना ला करके जानवरों के गोबर को खाद बना करके और उससे फिर से खेती को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से कई राज्यों में इस तरह के प्रगतिशील हस्तक्षेप शुरू हुए हैं। तो ये भी एक विकल्प है। एग्रो फॉरेस्ट्री का एक विकल्प है, जहाँ पे मल्टी लेयर्ड फार्मिंग की तरफ किसान बढ़ रहे हैं। इन सब की संख्या बहुत कम है। और एक और संकट जो हमको अभी के समय में दिखता है वो ये है, जहाँ पे सरकार की भूमिका काफी गहरे ढंग से देखने को मिलती है, वो है लफाजी का संकट। यानी कहते हैं कि जीरो बजट फार्मिंग कर लो, है ना, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ये कौन सी फार्मिंग होती है? ये जिन्होंने इस नाम से शुरुआत की थी खेती की, सुभाष पालेकर जी, वही अब कहने लगे हैं कि हमने तो 4-5 साल पहले ही जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कहना छोड़ दिया है, क्योंकि जीरो बजट नाम की कोई खेती नहीं होती। उन्होंने अपनी भाषावली को सुधारा, लेकिन सरकार अब वही जीरो बजट पकड़ के बैठी हुई है। और यानी वो कह रहे हैं कि देश में हम बहुत व्यापक स्तर पे प्राकृतिक खेती और नेचुरल फार्मिंग शुरू करेंगे और पूरे देश में गंगा के दोनों किनारों पे हम हजारों लाखों एकड़ में हम कुदरती खेती करेंगे। लेकिन बजट में घोषणा होती है, लेकिन उसके लिए कहीं कोई एलोकेशन नहीं होता है ना। तो ये जो लफाजी का संकट है, जिससे किसान बहुत परेशान अभी के समय में, क्योंकि उनको सुनने को कुछ मिलता है और यानी इन फैक्ट कुछ मिलता नहीं। जब हम लोग बिहार में काम हम लोगों ने शुरू किया था जैविक खेती से जुड़ा हुआ, तो लगभग 6000 किसानों के साथ हम लोगों ने सीधे 1-to-1 बातचीत की थी। लगभग 1.5 साल हम लोगों ने इसमें लगाए थे और एक भी किसान हम लोगों को बातचीत के दौरान ऐसा नहीं मिला जो ये कहता हो कि नहीं जी, अभी मौजूदा वर्तमान खेती से हम बहुत संतुष्ट हैं, हमको बड़ा फायदा है, हमारा खेत बिल्कुल स्वस्थ है, हमारी मिट्टी स्वस्थ है और हमारी आमदनी खूब बढ़िया हो रही है। एक भी किसान ऐसा नहीं मिला जो ये कहता हो कि इसी खेती में हम रहना चाहते हैं। सबने ये कहा कि हमको वैकल्पिक कृषि पद्धति की तरफ बढ़ना है, लेकिन हमारे पास न तो उसके लिए जो अधीसंरचना के निर्माण की जरूरत है, उसके लिए जो पैसा चाहिए न तो वो है, न ही हमारे पास अब वो ज्ञान व्यवस्था बची है। और खास करके ज्ञान व्यवस्था से ज्यादा आत्म यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको कहा जाता है, खुद पे भरोसा नहीं बचा है। हम पूरी तरह से निर्भर हैं एक्सटेंशन ऑफिसर्स के ऊपर में। कई बार तो एक्सटेंशन ऑफिसर से ज्यादा हम पास में जो केमिकल खाद और केमिकल पेस्टिसाइड बेचने वाले जो लोग हैं, उन पे हम निर्भर हैं हर तरह के मदद के लिए। तो नई कृषि पद्धति में जिस तरह से किसानों को पूरी तरह से निःशक्त कर दिया है, अशक्त किया है, और उनका अपना जो यानी आत्मनिर्भरता थी, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है और पूरी तरह से उनको बाजार पे निर्भर कर दिया है, चाहे वो उत्पादन के स्तर पे हो, चाहे वो बाजार के स्तर पे। यानी
इनपुट के स्तर पे भी और जो उनका आउटपुट, उनका जो उत्पादन होता है उसके लिए भी उनको पूरी तरह से बाजार पे निर्भर होना पड़ रहा है। ये एक बड़ा संकट है जिसके तरफ अभी इशारा करना जरूरी है, क्योंकि ये 3 कानून के आने के पहले भी किसान बहुत परेशान थे। ये 3 कानून दरअसल उनके लिए एक फांसी का फंदा था और वो फरमान था इनकी हत्या का। तो ये 3 काले कानून तो अभी वापस हुए हैं। इसको लेकर के जो चिंताएं हैं, जो डर है, वो अपनी जगह बरकरार है और वो बहुत ही वाजिब है। लेकिन इससे अलग हट करके भी जो बिल्कुल व्यवस्था के तहत जो समस्याएं हैं, उनके और भी हम लोगों को बहुत पैनी निगाह से देखने की जरूरत है। और किसानों का आंदोलन आने वाले दिनों में मेरी ये उम्मीद है कि वो उन बिल्कुल व्यवस्था निहित जो समस्याएं हैं उनको भी चिन्हित करेंगे और किसान आंदोलन की जो मांगे होंगी उनमें इन व्यवस्था निहित समस्याओं के निराकरण के लिए भी मांगे होंगी। यहाँ पे हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और हन्नान दा से निवेदन है कि वो अंतिम वक्ता के रूप में अपनी बात रखें और हम सभी लोग उनको सुनने के लिए बेताब हैं। तो हन्नान दा, आपका स्वागत। धन्यवाद इश्तियाक भाई और हमारा पैनल में चर्चा करने वाले साथियों और जो साथियों, मैं तो पहले ये जो लोकनाथ और शब्द निरंतर जो मैगजीन है जो आज की चर्चा का आयोजन किया है, मैं उसको धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही जरूरी ये विषय है जो हमारे देश में विस्तार से चर्चा होना चाहिए और इस बात को ये लिखता है, जैसा पत्रिका में शब्द निरंतर में बहुत सारे लेख इस संख्या में है। मेरे भी एक इंटरव्यू विस्तार से उसमें है। सारे विषय जो उठा आज सभी उस विषय पर चर्चा उसमें है। अभी जो बात मैं कहूँगा, बहुत सारे बात आ गए और चर्चा और लंबा ज्यादा नहीं। मैं जो बात बताना चाहूंगा, एक तो ये है कि हमारा ये जो देश का मुख्य कारण क्या है। आजादी के बाद से हमारा देश में जो कृषि नीति ग्रहण किया गया है, बेसिकली कृषि नीति में गलती, नीतियों से किसान का भलाई हो नहीं, ये हमारे किसान संगठनों का अनुभव है। क्योंकि किसान नीति, कृषि नीति के केंद्र में किसान रहना चाहिए। किसान के केंद्र में रहते हुए उसका इर्द गिर्द में उसका उत्पादन, उसका प्रोडक्शन, उसका प्रोसेसिंग, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका बिजनेस, सब कुछ उसको पेरीफेरी में होना चाहिए। मगर नीति के केंद्र में किसान रहना चाहिए, तभी सही कृषि नीति होना चाहिए। मगर आजादी के बाद से नीति हुआ है, सारे मुख्य जो बात है उस सेंटर में किया आया, कृषि उत्पादन, कृषि व्यापार, कृषि मुनाफा और कृषि ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग इज इन सेंटर और पेरीफेरी में किसान है, सेंटर में किसान नहीं। तो इसलिए किसान का भलाई इस नीति से नहीं हुआ। जो भी सरकार पिछले दिनों में लिया, कृषि नीति इसके लिए जिम्मेदार है। इसलिए पहले तो दृष्टिकोण को बदलना है। जैसे शुरू ये समस्या पहले ही था, आजादी के बाद ही समस्या था, और तभी था भूमि समस्या जो था वो भूमि सुधार का था। मगर सारे सरकार गद्दारी किया
भूमि सुधार नहीं किया। कृपया माइक अनम्यूट कर लें। माइक कृपया माइक अनम्यूट कर लें। कानून में जो हमारा किसी समस्या केंद्र में नहीं रखने के कारण आजादी के बाद समस्या हुआ। राज्य में जो भूमि सुधार कानून हुआ वो सभी ज्यादातर फेल हुआ। जब आजादी का बाद पंडित प्रशांत मोहनरामजी ने बताया था कि हमारा देश में जो 6 करोड़ 20 लाख एकड़ जमीन मिलेगा फालतू, जो लुटेरा रख दिया, मर के रख दिया, बड़े बड़े जमींदार कब्जा करके रख दिया, ये सारे जमीन इसको निकाल के करोड़ों किसान के अंदर भी बांटा जाए। तो भूमिहीन किसान को अंदर बांटा जाएगा, तो उसके अपना खेती को आगे बढ़ाएगा। खेती बढ़ाने के बाद उसका हाथ पैसा आएगा, और जब उसके हाथ में पैसा आएगा, आज जो बेकार है, भूमिहीन है, खेत मजदूर है, तो वो जब बाजार में जाएगा तो उसका बाजार तैयार होगा और उसपे उद्योग को बाजार तैयार हो सकता है। खेती और बाजार दोनों ये दोनों को एक साथ विकास का बात था। मगर आपको मालूम है किस तरह गद्दारी हुआ। 6 करोड़ 20 लाख का जायगा में हुआ नहीं। सारे भूमि सुधार कानून वो चीटिंगबाज के साथ किसान से चिट हुआ और सिर्फ 53 लाख एकड़ जमीन बांटा है। 53 लाख, 8 हिस्सा का 1 हिस्सा। तो इसमें क्या होगा? वो भूमि सुधार ना करने से वो समस्या का सूत्रपात हुआ था और उसके बाद वो बढ़ते गया। पहले भूमि इसी समस्या था और बीजेपी सरकार आके नया उदारवादी नीति को जबरदस्ती लागू करने के बाद ये नीति इसी संकट में बदल गया। आज समस्या नहीं है, आज संकट है। समस्या से उद्धार निकालने का रास्ता मिलता है, संकट से निकाल नहीं पाता। इसलिए तो सरकार किसान खुदकुशी कर रहे हैं। जब कोई रास्ता नहीं है वो खुदकुशी कर रहे हैं। 4 लाख से ज्यादा सरकार, कोई मीडिया, कोई बुद्धिजीवी एक आत्महत्या के बारे में कोई चर्चा तक नहीं किया। 4 लाख किसान खुदकुशी किया, कोई चर्चा नहीं हुआ था हिंदुस्तान में। जो अन्नदाता है मर रहा है, किसी का कोई चिंता नहीं, किसी का एक आंसू नहीं आया। जिसको खाना खा के हम जी रहा है वो मर रहा है, उसके लिए किसी का आंख में आंसू नहीं हुआ था। ये हमारा गद्दारी है। देशवासी का भी ऐसा चरित्र है जो किसान के बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद जब इस आंदोलन किसान का बारे इतना हुआ, इतना धरे मैं तो खुद कम से कम 4-5 हजार किसान का घर में, पूरे हिंदुस्तान में 15-16 राज्यों में जो खुदकुशी किया उसको घर में गया और बातचीत किया। क्यों खुदकुशी किया? एक ही बात सब लोग बोला। एक है जो फसल कर्जा लेके फसल किया मगर फसल बाजार में बिका नहीं, इसके वजह से। और दूसरे है कोई प्राकृतिक दुर्योग के कारण जो फसल बर्बाद हुआ, क्षतिपूर्ति ना होने के बाद कर्जा और भी बढ़ गया, इसके दबाव से वो खुदकुशी किया परिवार का जो किसान। ये हम पूरा देखा सारे देश घूम के। तो ये जो हुई इसको कोई जानता नहीं था। एक ही जर्नलिस्ट हिंदुस्तान में पी साईनाथ पहले बार इस सवाल को उठाया कि किसान खुदकुशी कर रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, कोई सोचे तो। मगर हमारा नीति तैयार करने वाला कोई नेता, कोई राजनीतिक संगठन, कोई पार्टी इसको आधार पर किसी नीति तैयार करने के लिए काम। इसलिए साथियों ये जो बात है ये बेसिक जगह ही है, मगर फिर भी वो तो बहुत लंबा लड़ाई है, करना पड़ेगा। मगर आज जो हुआ, आज सरकार इस संकट को बढ़ा के जिस तरह ले गया, जो बोला किसान को हर तरह बर्बाद करने का शुरुआत हुआ। और पिछले 7-8 साल में तो ये तीव्रता बहुत बढ़ गया है। पहली एक बोला जो भूमि सुधार जो ऑर्डिनेंस लाया 14 में, उसके खिलाफ लड़ाई हुआ 3 साल। लड़ाई होने के बाद लड़ते लड़ते एक संगठन आंदोलन का जन्म हुआ था, उसके नाम भूमि अधिकार आंदोलन। वो पूरा देश में आंदोलन को चलाया। उसके बाद मोदी जो वादा किया था संविधान कमीशन लागू करेंगे, जब नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट में लिख के बताया हम नहीं कर पाएंगे, तब तो उसके खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ, पूरा देश में एक आंदोलन को उभर आया 2 मांग को लेके। 1.5 गुना दाम, कर्जा मुक्ति 1.5 दाम, ये दाम लेके जब आंदोलन शुरू हुआ
वो एक बड़ा आंदोलन जमा 250 से ज्यादा संगठन इकट्ठा हुआ। AIKSCC ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति का जन्म हुआ और वो 3 साल के इस आंदोलन को चलाया। जब इस आंदोलन चल रहा था, इसी बीच में जो पैंडेमिक है हमको घर घुसा दिया, जब बाहर मत घर चले जाओ, हमको घर में घुसा दिया। और इसी समय अंधेरा में ये 3 काला कानून लाया कि हम प्रोटेस्ट ना कर पाए। ये इसको आड़ में इस्तेमाल किया ये बीमारी को मोदी सरकार अपना ये पाप जो है उसको लागू करने के लिए। मगर किसान इसमें दमा है, किसान इसके खिलाफ लड़ाई किया। 3 काला कानून पूरा 15,000 जगह में 5 तारीख इसको जून में पास घोषणा हुआ। 1 हफ्ता के अंदर पूरा हिंदुस्तान में कम से कम 15,000 जगह में किसान वो कानून को प्रति जलाया। तो किसान समझ गया था उसका मौत का परवाना है। उसके बाद आंदोलन हुआ। उसी सब 9 अगस्त में जाके जेल भरो हुआ। करीब 610 जगह में जेल भरो हुआ। लाखों किसान वो जेल भरो आंदोलन में गया। तो ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन, CITU एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन दैट वो आंदोलन को आगे बढ़ाने के काम किया। मगर फिर भी बाकी संगठन AIKSCC उसमें जोग दिया, इसको आगे बढ़ाया। ये आंदोलन जब आगे चल रहा था तो ये आंदोलन को सामने लेके जब हम सोचा कि इसको और आगे बढ़ाना है, और बड़ा आंदोलन चाहिए, दुश्मन बहुत ताकतवर है, तो इसलिए हम लोग AIKSCC की ओर से हम नेशनल कन्वेंशन बुलाया। और वो 27 अक्टूबर 2020 में गुरुद्वारा रकाबगंज में सम्मेलन हुआ। 500 से ज्यादा किसान संगठन आया और वहां बैठ के तय हुआ कि भाई हाँ, दुश्मन हमारा एक है, समस्या हमारा एक ही है और एक साथ मिले लड़ना पड़ेगा। तभी उसके आधार पर वो सब इकट्ठा होके हम तय किया। और नया नाम लेने का बात है, हम ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम भूमि अधिकार आंदोलन था, बाद में AIKSCC हुआ, अभी इसको विकास हुआ और संगठन इसमें जो योगदान किया तो संयुक्त किसान मोर्चा का जन्म। और वही संगठन ने कॉल दिया 3 काला कानून के खिलाफ दिल्ली चलो। तो इसके बाद ये भूमिका है, इसी भूमिका में आंदोलन चल रहा है। मगर मैं आपको बताऊं, 3 काला कानून वापस सब बोला, ये मोदी चुनाव के डर से किया, कोई संदेह नहीं। चुनाव में जीतेगा तो दोबारा लाने का कोशिश करेगा, क्योंकि उसको दिल में दिमाग में है ये कानून अच्छा है, किसान को हम समझा नहीं पाया, तो आने वाला दिन में जबरदस्ती समझाएंगे, इसको हमको सामना करना पड़ेगा। मगर ये जो 3 कानून वाला, मगर असल जो मांग था हमारा 3 काला कानून वापस लो और MSP को कानून बनाओ। MSP कानून बिना किसान बचता ही नहीं सकता। फसल का दाम नहीं मिलने से किसान नहीं बचेगा, और स्वामीनाथन के मुताबिक 1.5 गुना दाम मिलेगा खर्चा से, तो उसका परिस्थिति आगे बढ़ेगा, उसको कर्जा का जरूरत कम हो जाएगा, और ग्रामीण बाजार को विकास होते से हमारा औद्योगिक विकास में जो रुकावट हो रहा है वो भी खुल जाएगा। मगर सरकार उस रास्ते में जाने के लिए तैयार नहीं है। स्वामीनाथन कमीशन का रिकमेंडेशन लागू नहीं कर रहा है, इसलिए ये हमारा मांग था। जब नहीं दिया तब आंदोलन, जब हम विड्रॉ नहीं किया, आंदोलन स्थगित किया, क्योंकि ये ठीक है, हम 380 दिन हो गया, कितना दिन एक आंदोलन चल सकता? दुनिया में सबसे बड़ा लंबा आंदोलन, दुनिया में, भारत में तो है, दुनिया में इतना लंबा आंदोलन नहीं हुआ। इतना सैक्रिफाइस किया, इतना 715 से कम शहीद हो गया। तो इस परिस्थिति में एक ब्रेक चाहिए था, तो हमारा स्थगित किया सरकार का विड्रॉ के बाद। मगर बोला हमारा बाकी मांग को क्या होगा। तब 9 दिसंबर सरकार लिख के दिया हमको, जो हम एक कमिटी बनाएंगे इसका लिए, MSP के लिए, हम इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए आपसे बातचीत करेंगे, और हमारा इस आंदोलन के जरिए 46,000 कार्यकर्ता के नाम पे झूठे मुकदमा हुआ, बहुत बुरे मुकदमा है हम सबके खिलाफ, वो हम विड्रॉ करेंगे। और 715 जो साथी शहीद हुआ उसका परिवार के लिए कुछ हम मदद करेंगे। और जो मंत्री होके जो क्रिमिनल का काम किया, वो अजय मिश्रा, जो बोला किसान को सबक सिखाएंगे, और जिसको बेटा ने गुंडागर्दी करके RSS गुंडा लेके जो किसान को रौन दिया, किसान और संघवादी 5 को मार दिया, उसको भी बर्खास्ती का बात था। मगर वो लिखित देने का बाद 2.5 महीना हो गया, सरकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, अभी तक ऐसे ही पड़ा है। तो इसलिए ये आंदोलन हमारा सामने है, ये आंदोलन हमको आगे चलाना है। कैसे चलाएंगे हम अकेला नहीं तय कर सकता, 500 संगठन है, इसको जनरल बॉडी मीटिंग करके, चुनाव आ गया, चुनाव के वजह से बंद है, चुनाव के बाद
हमारे एसकेएम का मीटिंग करके आगे वाला आंदोलन क्या प्रारूप होगा, स्वरूप होगा, हम तय करेंगे। मगर साथ साथ हम सचेत है, ये समस्या तो है, नया समस्या आने जा रहा है। सरकार 3 कानून वापस लिया, मगर अभी एपीएमसी एक्ट को बदलने का काम शुरू हो गया। वो खिड़की दरवाजे से सब वापस लाए एपीएमसी एक्ट। इसके बाद आपको मालूम है ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा सरकार का समझौता हो गया। ऑस्ट्रेलिया का दूध आ जाएगा तो हमारा अमूल से लेके हमारा 6 करोड़ से ज्यादा जो महिला गाय पाल के अपना रोटी पेट पालते हैं, उसको पेट में लात पड़ जाएगा। हमारा दूध विदेश से आएगा, हमारा दूध उद्योग खत्म हो जाएगा, अमूल खत्म हो जाएगा। और यहाँ फिर दूध में भी ये भी किसी के खेती का एक बड़ा हिस्सा है किसानों का, वो खत्म करने का ये कानून, ये तैयारी ये भी चल रहा है। तो और जो 3-4 कानून का मसाविदा, अभी सीड कानून तैयार नहीं हुआ, आज सब सुना सीड के बारे में। तो मॉन्सेंटो बड़े बड़े विदेशी कंपनी, उसको ही सीड लेना पड़ेगा, और उसी सीड लेगा तो उसी का तरह केमिकल लेना पड़ेगा। इस तरह जो खेती को मोनो एग्रीकल्चर के लीड किया है, ये है जो हमारा वर्ल्ड बैंक और IMF का जो गाइडलाइन, उसी गाइडलाइन के मुताबिक एक खेती को बर्बाद करने का लालच। हमारा देश में किसान, हिंदुस्तान में किसान आधारित खेती, हमारा देश का परंपरा है किसान आधारित खेती, मगर ये सरकार इसको बदल के कॉर्पोरेट आधारित खेती में बदलना चाहता है। आज किसान उत्पादन करता है, जितना भी तकलीफ हो कर रहा है। अभी किसान को जमीन से हटा के आज अदानी अंबानी जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट जमीन लेंगे, वही उत्पादन करेगा, वही मार्केटिंग करेगा, वही सब कुछ करेगा, और किसान अपना जमीन में कितोदास बन जाएगा, उसका कितोदास बन के मजदूरी करना पड़ेगा। ये है इसका कृषि नीति का लक्ष्य है। ये लक्ष्य जब तक हम दूर कर नहीं पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा देशवासी नहीं समझेंगे किसान का तकलीफ है, तो हम इससे निकाल के आ नहीं पाएंगे। आगे हमारा सामने ये सब चुनौती है। इसलिए साथियों, जो आप लोग आज चर्चा किया है बहुत ही जरूरी है। नया हमारा विकल्प रास्ता ढूंढना पड़ेगा। विकल्प क्या किसी होता है, ये सब झूठ बोल रहा है। जैसा बस जीरो बजट आप सुना, ये एक बहुत बड़ा चीटिंग है। जैसा हमारा फसल बीमा, ये बड़ा एक चीटिंग है। 4000 करोड़ उसमें आदाय हुआ, उसमें आधा से ज्यादा बड़े बड़े कंपनी, बीमा कंपनी का मुनाफा हुआ। किसान के पास कितना पैसा जाता है? तो जो सरकारी कार्यक्रम है वो सरकार, ये सिर्फ धोखाबाजी है। किसान को आगे बढ़ाने का, किसी समस्या हल करने के लक्ष्य में कुछ नहीं, प्रचार प्रोपेगेंडा इसमें ज्यादा है, और उसमें किसान का कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए किसान ऐसे ही नहीं लड़ रहा है, ऐसे ही किसान इतना दिन लड़ाई नहीं लड़ा, मगर एक लड़ाई किसान के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा कर दिया। पहले किसान सोचता था हमारा बात सुनने वाला नहीं है, मगर आज किसान के अंदर ये भरोसा आया कि हम सुना सकता। दुनिया में जितना भी बड़ा ताकत हो, हम इकट्ठा होकर इसके खिलाफ लड़ेंगे तो मोदी की उससे जितना भी बड़ा फैसिस्ट होना क्या, उसको हम झुका सकता। ये कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, सिर्फ किसान के अंदर नहीं है, पूरा देश में एक माहौल बन गया था, मोदी के साथ कोई लड़ नहीं सकता। आज किसान आंदोलन दिखा दिया है कि नहीं, जितना भी ताकतवर हो, ईमानदारी से लड़ने से उसको झुका सकता। सारे डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अंदर नया जान पैदा हुआ ये किसान आंदोलन के जरिए। इसलिए ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए मजबूत करेंगे। और किसान सांप्रदायिकता के आधार पर जो बांटते थे बीजेपी, जिसके आधार पर ये सत्ता में जाता था, इसको भी खत्म किया। बहुत बड़ा हद तक अभी भी रोज कोशिश हो रहा है सांप्रदायिकता के आधार पर सत्ता में जाने का, मगर इस बार उत्तर प्रदेश में ये काम में नहीं आ रहा है। किसान बोल दिया कि भाई हम हिंदू हो, मुसलमान हो, जाट हो, कुछ भी हो, मगर हम किसान हैं, हमारा मुख्य परिचय किसान है। ये जो एक आइडेंटिटी तैयार हुआ, 100 करोड़ लोग का एक सेम आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी हमारा डेमोक्रेसी के लिए भी मजबूत करेगा, जनता को इकट्ठा होने के लिए मजबूत करेगा। और इस आंदोलन में मजदूर किसान एकता जो हुआ, ये भी 70 साल में कभी नहीं हुआ। 26 नवंबर जैसा हम बोला था दिल्ली चलो 2020 में, उसी दिन में 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन कॉल दिया था कि भारत बंद। भारत के इतिहास में कभी मजदूर और किसान एक ही दिन अपना लड़ाई शुरू नहीं किया था। हम 3 काला कानून के खिलाफ लड़ाई शुरू किया, और वो 4 लेबर कोड और मजदूर को मालिक को गुलाम बनाना है। जैसा 3 काला कानून से किसान को कॉर्पोरेट को गुलाम बनाना चाहता था, ऐसा ही
इंडस्ट्री में 4 लेबर कोड से मजदूर को कॉर्पोरेट को गुलाम बनाना चाहता है। ये एक ही तरह का हमला है। 2 उत्पादक श्रेणी है, बाकी उत्पाद तो उपभोक्ता श्रेणी होता है। मजदूर किसान उत्पादक श्रेणी है, बाकी उपभोक्ता श्रेणी है। आज 2 ही उत्पादक श्रेणी पर आज हमला है, इसलिए ये बात समझा है। इसलिए हम जब जिस दिन से किसान आंदोलन शुरू हुआ उस दिन मजदूर आंदोलन शुरू हुआ, और जितना कॉल स्कीम दिया, 3 बार भारत बंद हो, रेल रोको, रास्ता रोको, पूरा आंदोलन, हर आंदोलन में ट्रेड यूनियन 10 ट्रेड यूनियन से समर्थन नहीं दिया, फिजिकली पार्टिसिपेट किया। सारे आंदोलन धर्मघट पूरा हिंदुस्तान में हड़ताल हुआ, करोड़ों लोग पार्टिसिपेट किया, मजदूर कार्ड करना बंद किया। तो मजदूर किसान ये पहले बार एक समझौता मजबूत हो रहा है, और एकता, ये मजदूर किसान एकता के आधार पर ही हम इस स्थिति को बदल सकता, ये देश को लूटेरा कॉर्पोरेट लूट को हम बंद कर सकता, समाज को बदलने के लिए एक नया दिशा दे सकता। इसलिए ये किसान आंदोलन हमारे सामने एक नया रोशनी है, एक नया चेतना है, एकता का एक नया एक पैगाम है, और किसान मजदूर एकता के आधार पर इस आवाज कट गई। लगता है आनंदा इस स्कीम में तो आई किया था, डिस्कनेक्ट हो गए। किसान का जाके बोलेंगे जब बीजेपी को साझा दो, बीजेपी किसान के साथ गद्दारी किया, उसको बात नहीं माना, इसलिए किसान को आपको साझा दो, किसान को अपील किया था जब बीजेपी को साझा दो। तो इस चुनाव में किसान ने सचेत रूप से बीजेपी को साझा देंगे, ऐसा भी एक माहौल पैदा हुआ। इसलिए हमको इस लड़ाई को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, इस कैंप का राष्ट्रीय सम्मेलन अगले इसी मार्च महीने में ही होगा, और वहां हम सारे संगठन बैठ के अगले आंदोलन का रूपरेखा किया होगा, ये तय करेगा। यही है हमारा रिपोर्टिंग आपके सामने संक्षेप। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आनंदा, आपने बहुत बढ़िया बात जो कही और एक नया पहलू पूरे इस डिस्कोर्स में लाया कि जब तक कि फार्मर सेंट्रिक एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं होगी तब तक हम न तो खेती को सुधार सकते हैं और ना ही खाद्य सुरक्षा की स्थिति को। देश हमेशा से खाद्य सुरक्षा के मामले में असुरक्षित ही रहेगा जब तक कि हम किसान सेंट्रिक कृषि नीतियां नहीं बनाए। दूसरी बात जो हमको आपकी बहुत जरूरी महत्वपूर्ण बात लगी वो ये है कि यानी एक तरफ उत्पादक हैं, चाहे वो किसान हो या मजदूर हो, वो लगातार कमजोर किए जा रहे हैं और उनको उनके हाथ से ताकत, उत्पादन की ताकत जो है छीन करके कॉरपोरेट के हाथ में देने की कोशिश है। और इसमें एक बड़ी जरूरत है कि जो उपभोक्ता है, जो कि हम सब लोग हैं, लगभग पूरा देश ही अब उपभोक्ता है, तो अगर वो इस पूरी चुनौती को नहीं समझता है और इस संकट को नहीं समझता है तब तक किसान संकट को हम लोग किसी भी तरह से कम नहीं कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात हमको लगती है कि जिसको फिर से दोबारा यहाँ पे बोला जाना चाहिए कि ये किसान आंदोलन ने जीत हासिल की है, सरकार को झुकाया है, वो तो एक छोटी बात है जो आपको सुन करके हमको लगा। इससे बड़ी बात यह है कि इसने जन आंदोलनों में लोगों का फिर से विश्वास पैदा किया और वो उम्मीद जगाई है कि अगर शांतिपूर्ण ढंग से अहिंसक संघर्ष करेंगे तो हम बड़े से बड़े तानाशाह को कमजोर कर सकते हैं, उसको बैकफुट पे धकेल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास जो भारत के नागरिकों में आया है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि बिहार के शिक्षकों का आंदोलन हो या फिर यूपी में जो नौजवानों का
नीट और रेलवे को लेकर के जो आंदोलन हुआ स्फूर्त ढंग से और बहुत ही शुरुआती दौर में बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड ढंग से और धीरे धीरे करके जोर पकड़ता हुआ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हुआ। तो इसने कई तरह से लोगों को ये भरोसा दिया है कि परिवर्तन संभव है। इन बहुत महत्वपूर्ण बातों के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मेरा निवेदन है कि अब हम लोग 10 मिनट का एक सेशन रखें जिसमें सवाल जवाब अगर कुछ आती हैं बातें, कुछ सवाल आते हैं तो उनको भी शामिल किया जाए। तो ये जो अभी तक सुनने वाले साथी थे, ये उनके पास मौका है कि वो अपने सवाल रख सकते हैं। समय हो गया है। फ्री हो जाए। इश्तियाक साहब खाना बढ़ा दीजिएगा आप। जी, कहा जाए। मेरा सवाल ये है कि जो एमएसपी की बात हो रही है या एमएसपी पर हम लोग जोर दे रहे हैं कि एमएसपी का कानून हो, तो एमएसपी तो सिर्फ 6% किसान या 7% किसान को मिलता है और ज्यादातर 80-90% किसान तो वो हैं कि जो खुद उपजाते हैं और खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं, तो उसका लाभ तो उनको नहीं होना है। लेकिन कॉस्ट जो है, खेती का जो कॉस्ट है वो तो सबको बराबर पड़ता है, बल्कि छोटे किसान को कुछ ज्यादा ही पड़ता है, तो उस एमएसपी का तो कोई फायदा होगा नहीं। तो इसके बारे में क्या एसकेएम सोचती है कि वो किसान जो खुद ही अपना कंज्यूम कर लेते हैं और उनको बहुत महंगा पड़ता है अपना उपज करना, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? एक तो ये सवाल है। दूसरा, आप बनारस में जो 2 तारीख को आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, मैं उसमें मौजूद था और उसमें तो आप पहले ही चले गए थे, आपको कहीं जाना था तो आप अपनी बात करके निकल गए थे। आगे की रूपरेखा जो है, आंदोलन के आगे की रूपरेखा, उसका कुछ हिंट्स दीजिए ताकि आपके जो कार्यकर्ता, समर्थक, जो भी कह लीजिए किसान आंदोलन के लोग जो हैं वो उसकी तैयारी में लगेंगे। तो वो भी सबकी जिज्ञासा है आपसे जानने की कि आगे उसी तरह का आंदोलन होगा जैसे अभी चल रहा था, फिर दिल्ली घेरने की बात होगी या कुछ दूसरा रूपरेखा होगा? यही दो बात करनी। धन्यवाद। शक्ति, जैसा आप बताया कि आंदोलन जो हम चलाया, ये आंदोलन एक सारे देश का किसान का ये 3 काला कानून प्रभावित किया था, मगर ये 3 काला कानून था हमारा भविष्य खराब करने वाला, उसको हम रोका। मगर एमएसपी ना होना हमारा वर्तमान खराब कर रहा है। एमएसपी माने न्यूनतम मूल्य। हम जो खर्चा आज जो हमारा देश में सीएससीपी एक संगठन है जो सरकार दाम तय करता है फसलों का। हमारा उद्योगपति तो अपना सामान का दाम एमआरपी लिख के दे देता है, उसके लिए एमआरपी है, हमारा लिए एमएसपी नहीं है। ये तो डिस्क्रिमिनेशन का नीति है। तो हम चाहता है भाई हमारा सरकार जो सीएससीपी जो दाम तय करता है वो दाम सिर्फ 6% से थोड़ा ज्यादा है, 11-11.5% होगा, लोग को मिलता है जहां मंडी है। मंडी में जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, मंडी में जो बेचता है और जो खरीदता है उसको सीएससीपी को दाम जो है देना पड़ता है। जैसा धान का दाम 1970 सिर्फ वही मंडी में जो जाके खरीद करेगा उसको 1970 रुपया मिलेगा, 1940 रुपया सॉरी मिलेगा। और उसको बाहर जो बेचेगा प्राइवेट बाजार में जहां मंडी नहीं है, वहां आपको 1200 से 1300 क्विंटल में पूरा हिंदुस्तान में 1300 तो वही जगह 1100-1200 रुपया क्विंटल धान बिक रहा है, आज भी बिक रहा है पूरा देश में। तो इसलिए एमएसपी सरकार जो सीएससीपी में दाम ऐलान करता है वो तो 100 खर्चा से कम है, स्वामीनाथन का हिसाब से ये कम है, और इसके बावजूद वो पैसा भी नहीं मिलता मंडी ना रहने के कारण।
तो इसलिए हमारा एक कहना है जो इस आंदोलन को आगे बढ़ाना। जो सरकार का हम क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं सरकार का इतना पैसा नहीं है, कैसे खरीद करेंगे। हम इतना बेवकूफ नहीं है, हम नहीं बोला सरकार खरीद करेगा, हम बोल रहे हैं सरकार कानून कर दो, सरकार जितना खरीद करेगा, बाकी जो है जो खरीद करेगा वो इसी दाम के नीचे ना खरीद करे। कानून का मतलब वही है, जो भी खरीद करेगा उसको इसी दाम में लेना पड़ेगा, कम से कम तब तो कुछ पैसा किसान को मिल सकता। मगर ये आधा दाम से खरीद करके कालाबाजारी और मुनाफा का पहाड़ बना रहा है और किसान मर रहा है। तो उसको बचाने के लिए सरकार के क्यों इतना दर्द क्यों है? तुम तो मिनिमम कर दो, ये दाम के नीचे कोई नहीं देगा, सरकार भी नहीं देगा, प्राइवेट भी नहीं देगा। यही है एमएसपी कानून है, हम यही एमएसपी कानून मांगता है और देखते हैं कहाँ तक जाता है। और जो आंदोलन के बारे में हम सोच रहा है, तो इसको सुनो, आंदोलन रूप बदलते रहता है, हजारों टाइप का आंदोलन का रूप होता है, हर आंदोलन एक ही रूप में नहीं होता, एक एक आंदोलन परिस्थिति के मुताबिक एक एक चेहरा लेता है। तो आज ये आंदोलन जो हुआ, ये हिंदुस्तान के इतिहास में एक नया किस्म का आंदोलन हुआ। हर आंदोलन इसी रूप में होगा ऐसा हम तो समझते नहीं संभव है। हम चाहता है ये आंदोलन दिल्ली केंद्रित था, अभी हमारा एमएसपी का आंदोलन पूरा हिंदुस्तान में करना है, पूरा हिंदुस्तान में, क्योंकि एमएसपी पूरा हिंदुस्तान का लोग का जरूरत है। छोटा किसान भी हो, उसका भी एक छोटा और माजूली किसान का कुछ सामान बाजार में बिकता है, छोटा किसान तो मिलता नहीं, खेत मजदूर का तो कुछ ही नहीं है, जमीन ही नहीं है, उसके लिए तो अलग लड़ाई है हमारा एमएस, उसके लिए मनरेगा का काम है, काम देने का, ग्रामीण बेरोजगार का वो सब मांग है। और इसलिए काम हमारा जो मांग है, किसान आंदोलन के सामने ये सब मांगे हैं, और इसको लेके आंदोलन का रूप क्या होगा, हम स्टेट लेवल में आंदोलन को करना पड़ेगा पहले। सब स्टेट को बंद नहीं करने से ये आंदोलन को और आगे नहीं जा सकता। नेशनल लेवल में ऑलवेज किसान मूवमेंट, इतिहास में कभी नेशनल मूवमेंट नहीं हुआ, इतिहास में किसान आंदोलन हुआ एरिया आधारित, ये पहले बार नेशनल लेवल में मूवमेंट हुआ। बार बार नेशनल लेवल में मूवमेंट इतना नहीं होता, हम इसको स्टेट लेवल मूवमेंट कैसे किया जाएगा, हम नेशनल कन्वेंशन बुला रहे हैं हमारा 500 संगठन का, ये मार्च महीने का मिडिल में, वहां बोलेंगे भाई कैसे आंदोलन करना है, डेमोक्रेटिकली तय करना है, हम अकेला नहीं तय कर सकता। तो सबसे सुनने का बाद क्या रूपरेखा होगा, एमएसपी के लिए क्या कानून, कैसे हम आंदोलन करेंगे, ये सब बात चर्चा करके हम बता पाएंगे। धन्यवाद। बहुत सहज ढंग से आपने बताया हरनंदा। इसमें एक बात और भी है जो शाहिद भाई के सवाल से जुड़ा हुआ है कि जो बिल्कुल सीमांत किसान है, जिनके पास सरप्लस होता ही नहीं है, उत्पादन ही नहीं है ना, तो उनको तो एमएसपी कानून बनने से भी बहुत फायदा नहीं होने वाला है, नहीं होगा। हाँ, तो कहीं ऐसे किसानों के मुद्दे भी किसान आंदोलन के सामने हैं या किसान संगठनों के सामने में हैं, जो इस तरह के किसानों का जो समस्या है, जो जिससे बढ़ता हुआ इनपुट कॉस्ट के बारे में शाहिद भाई ने बीच में जिक्र है। ये आंदोलन तो हमारा है, ये चल रहा है। हम बोल रहे हैं भाई खेती का उत्पादन खर्चा घटेगा तभी एक गरीब को फायदा होगा। इसलिए हम चाहता है जो हमारा बीज का सस्ता बीज मिले, खाद का दाम घटे, एक फर्टिलाइजर देखो हर दिन बढ़ते जा रहा है, ये अभी 3-4 दिन से बहुत संकट चल रहा है। खाद का लाइन में किसान मौत हो गया कुछ किसानों का। जो खाद जो देना मिनिमम जो देना, ये जो बोल रहा है कि हम जीरो बजट करेंगे या नेचुरल करेंगे, ये सब झूठ है, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये सिर्फ लोग को धोखाबाजी करने का है। इनपुट कॉस्ट घटाने के लिए सरकार का इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और सरकार अपना खाद कारखाना का बंद करके मल्टीनेशनल कंपनी से खरीद कर रहे हैं। सरकार अपना बीज कारखाना को बंद नहीं दिया, हमारा रिसर्च सेंटर को पैसा नहीं देता, जो हम अपना देश के अंदर रिसर्च करके अच्छा बेहतर बीज बना सकता था, मगर हम मनसेंटर से 10 गुना ज्यादा दाम में खरीद। सरकारी जो नीति है, ये जो कॉर्पोरेट प्रस्त नीति है, ये नीति के चलते ये प्रॉब्लम है। इसलिए हमारा वो मांग है
ये सस्ता इनपुट देना पड़ेगा। बैंक लोन नहीं मिलता। बैंक लोन जो मिलता है एग्रीकल्चर के नाम पे जो लोन आता है वो एग्रो बिजनेस में चला जाता है। वो नाम एग्रीकल्चर लोन, मगर 80% एग्रो बिजनेस में चला जाता है। एग्रीकल्चर जो करते हैं माजोली धनी किसान का कुछ लोग मिलता है, छोटे किसान कभी मिलता नहीं। तो ये जो हमारा सिस्टम में गलती है, ये सब हमारा नजर में है, हमारा आंदोलन में ये बात है। इस आंदोलन में इसके साथ जोड़ के हम कर रहे हैं। तो कभी कभी आंदोलन सब लोग जोड़ के कुछ दो एक मांग में एक मत होके लड़े, साथ साथ अपना जो मांग है सेक्टोरल मांग है उसके लिए भी आंदोलन करे। ये हमारा मांग के अंदर है, देना है। ये इनपुट कॉस्ट कम करो और इंस्टीट्यूशनल लोन, सूदखोर के हाथ में लोन लेके ये लोग खुदकुशी करने में मजबूर होता है, तो इंस्टीट्यूशनल लोन मिले। ये सब हमारा मांग क्या। और कोऑपरेटिव को मजबूत करना, कॉर्पोरेट के साथ लड़ना है तो कोऑपरेटिव करना एक विकल्प हो सकता। ये कॉर्पोरेट को भी मजबूत करने, अगर सरकार कॉर्पोरेट खत्म करने का लाइन ने लिया, कॉर्पोरेट इतना दिन बहुत जगह में कॉर्पोरेट कोऑपरेटिव उसका खाद सस्ता में देता, बीज सस्ता में देता था, ये सब होता। मगर हम मंत्री बना दिया अमित शाह का, ये सब कॉर्पोरेट को खत्म करने का ये बिल आ रहा है, जो अमेंडमेंट हो रहा है, जो हमारा कोऑपरेटिव है इसको पूरा कॉर्पोरेट के हाथ में तुले देने का ये भी साजिश से शुरू हो जा रहा है। तो हमारे सामने हमला बहुत तरह का है, दुश्मन का षड्यंत्र बहुत तरह का है, मगर इसको सामना करने के लिए हमको बहुत धीरज के साथ, एकता के साथ लड़ना पड़ेगा। तो ये सब सवाल हमारे सामने है और ये मांग भी हमारा है। इसलिए कोई और सवाल? चूंकि कोई और सवाल अभी सामने में नहीं आ रहा है, तो एक बात जो हन्नांदा की बातचीत से निकल करके आई है उसको दोबारा से चिन्हित करके इस संवाद को, आज के संवाद को हम लोग विराम देंगे। वो ये है कि चूंकि हम एक संघीय ढांचे वाले देश हैं और कृषि जो है वो स्टेट सब्जेक्ट, इसलिए हर बार नेशनल स्केल पे आंदोलन को लेकर के जाना कहीं ना कहीं मुश्किल तो है ही। इसके अलावा ये जो संघीय ढांचे की बात हम राजकुमार भाई ने शुरू में कही थी, उस पे भी थोड़ा कहीं ना कहीं हम लोग भी उसको साइड लाइन कर देते हैं। और स्टेट सब्जेक्ट होने के नाते स्टेट पे भी जिम्मेदारी इसकी डाली जाए। और अच्छी बात यह है कि कई सारे स्टेट्स हैं भारत में अभी जो दूसरे राजनीतिक दलों द्वारा शासित हैं। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि स्टेट वर्सेस सेंटर की लड़ाई को हम लोग शुरू कर सकें। ये जो राज्य हैं और राज्यों और केंद्र के बीच में कृषि को लेकर के और किसानों के अधिकारों को लेकर के अगर एक तीव्र संघर्ष शुरू होता है तो इससे भी काफी असर देखने को मिल सकता है। तो कोई और साथी कुछ कहना चाहते हो संक्षेप में, या कोई सवाल हो हन्नांदा से, राजकुमार जी से, या लिंगराज भाई से? लगता है लिंगराज भाई तो अभी नहीं है हमारे साथ जुड़े हुए। सवाल है, मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ जी। जी, मैं मुजफ्फरपुर से एक कार्यकर्ता बोल रहा हूँ, अरविंद वरुण मेरा नाम है। ये बिल्कुल कृषि इनपुट कैसे घटाया जाए, शाहिद भाई ने बहुत गंभीर सवाल किया है जिसका जवाब हन्नान भाई ने दिया है। लेकिन यह भी तय है कि खाद और बीज मुफ्त में नहीं मिल सकता, लेकिन एक चीज जो कृषि क्षेत्र को मुफ्त में मिल सकती है वह है बिजली। तो क्या राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन की एक मांग यह नहीं होनी चाहिए कि कृषि क्षेत्र को पूरे देश में मुफ्त बिजली मिले? मुफ्त बिजली थोड़ा पंजाब में मिलता है, बाकी कोई कंसेशनल रेट में कुछ राजस्थान या कोई तो एक राज्यों में मिलता है। पूरा मुफ्त बिजली
है ना। बिजली तो वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका सिर्फ हमारा मांग में इसको आसानी से हासिल करना मुश्किल है। फिर भी हमारा ऑलवेज हम बोलते हैं जब बिजली का रेट घटाओ कम से कम। और आज जो बिजली बिल आया है आपको मालूम है, वो बिजली बिल पास हो जाएगा तो खेती के लिए बिजली बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पानी उठाने के लिए, मशीन चलाने के लिए। तो इसलिए बिजली का बिल, वो कानून हमारा लड़ाई, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। सरकार वादा किया था ये बिल लाने का पहले आपसे बातचीत करेंगे, मगर 2.5 महीना हो गया, वो बातचीत तो हो नहीं रहा है। तो वो बीच में चर्चा होने से हम लोग इसको रखा है कि बिजली कितना कम से कम दाम में मिल सकता। मुफ्त देने से तो अच्छा है, मगर सरकार मुफ्त देने के लिए हर जगह में तैयार ना हो, कम से कम कुछ कंसेशन, दूसरे से तो कंसेशन होना चाहिए। खेती में ये सबके लिए इसका खर्चा है, किसानों का, पूरा देशवासी को खिलाने का सवाल है। इसलिए इसको कॉर्पोरेट के साथ, कंपनी का साथ, रेट के साथ इसको कंपेयर नहीं होना चाहिए। इसको दूसरे रेट से कोई सुविधा दिया जाए क्या, ये बात है। जब ये चर्चा करने का सरकार वादा किया है, दबाव डाल रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का बच आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइजेशन करना कर दिया ना। ये प्राइवेट करने से मुनाफा, कोई प्राइवेट कंपनी आता है वो सेवा करने के लिए नहीं आता है, वो लूट करने के लिए, मुनाफा करने के लिए आता है। और बिजली जिस तरह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है सब जगह, तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग प्राइवेट हो रहा है। तो प्राइवेट के साथ इसको दबा के फ्री में लेने का सवाल इतना आसान नहीं। इसलिए प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ भी ये बिजली को, ये हमारा लड़ाई है। मगर आप सब मिलके लड़ोगे तो होगा, हम अकेला, ये पूरा हिंदुस्तान का, हर जनता का लड़ाई, हर उपभोक्ता का लड़ाई। ये जब इस चेतना को विकास नहीं होगा तभी इतना दावा हो सकता, जब इंटर पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा कोई अन्याय के खिलाफ बगावत करे। और ये बगावत करने के लिए एक सामग्रिक चेतना का विकास करना, ये भी हमारा एक काम है, इससे भी हम लगे हुए रहते हैं। उपेंद्र जी, आपका कोई सवाल है? मुझे एक बात पूछनी है। तो हन्नान जी ने अभी कहा कि, और हम लोग भी जानते हैं कि जो इंडस्ट्रिस्ट है उसके पास अपनी एक राइट है या एक पावर है कि वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस तय करके उस पर लिख देती है, लेकिन ऐसा पावर किसान के पास नहीं है। ऐसा पावर किसान कोऑपरेटिव्स के पास क्यों नहीं है? हम वो जो एमएसपी है वो एक कमीशन तय करता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उसकी गणना पे भी हमारी बात होनी चाहिए। लेकिन ऐसा अगर हम किसानों को कोऑपरेटिव किसानों की चलाते हैं तो उनके पास तो ये राइट होने चाहिए। हालत ये है कि एक राइस, अगर आप पैकिंग जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में आ जाती है, जैसे ही चावल है या कोई भी चीज है, अगर वो पैकिंग में शिफ्ट हो जाती है तो वो उसके पास एक राइट हो जाता है इंडस्ट्रियलिस्ट के पास कि वो उस पर अपना प्राइस लिख देता है, लेकिन बिना पैकिंग वाली चीज पे नहीं लिखता। तो क्या ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज या किसान सभा इस तरीके से कुछ नहीं सोच सकती हैं कि किसान कोऑपरेटिव्स के पास ये राइट क्यों नहीं होता कि वो अपनी उत्पादन का प्राइस तय कर सके? बस इतना मैं जानना चाहता हूँ। हेलो जी, ये कोऑपरेटिव कानून को हम लोग तो बेहतर करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कोऑपरेटिव एक संपूर्ण विकल्प ना हो, एक कहीं किसी हद तक एक विकल्प हो सकता, ये हम किसान आंदोलन मानते हैं। इसलिए कोऑपरेटिव को मजबूत करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। मगर सरकार तो लगता है, जो हमारे पास जो खबर है, ये कोऑपरेटिव को अभी खत्म करने के लिए तैयारी चल रहा है। और जो मंत्री लगाए आपको मालूम है, अमित शाह, ये है इसका मंत्री, कहाँ जे ले जाएगा, क्या करेंगे, तो तैयारी करके कोऑपरेटिव को बर्बाद करने का लाभ। आपको मांग सही है, हम उसको स्वीकार कर सकते हैं, मगर करने वाला लोग कौन है? जो कॉर्पोरेट का दलाल है, वो कोऑपरेटिव को खत्म करने का काम करेगा। कि कॉर्पोरेट को बचाना है तो कोऑपरेटिव को बढ़ना ना दो, उसको रोक दो, तो कॉर्पोरेट को मुनाफा बढ़ेगा। तो इसलिए बहुत लंबा लड़ाई है। बोला तो लड़ाई बहुत कठिन है, बोलना जितना आसान है करना उतना नहीं है। और इसके लोग का चेतना में भी इसका धक्का कम लगता है। और एक शिक्षित लोग, एजुकेटेड लोग का बड़ा हिस्सा ये जो है कॉर्पोरेट को जो प्रोपेगेंडा है उससे ज्यादा प्रभावित होता है।
वो अपना दिमाग को इस्तेमाल करके देशोप्रेम से प्रेरित होते, किसान का दुख दर्द देख के ये सोचता नहीं। ये सब डिफिकल्टी तो है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लोग के अंदर ये सब भावना पैदा हो और इसके आधार पर हम इकट्ठा होके अपना हक के लिए लड़े। तो इसलिए आपका बात सही है, मगर रास्ता इतना आसान नहीं है। और वैसे भी अभी जो सरकार है वो दृश्य अदृश्य हर रूप में है। मतलब यानी मीडिया भी सरकार का ही हिस्सा कई बार लगने लगता है। एक बड़ा ट्रोल आर्मी है जो यानी कभी किसानों को देशद्रोही साबित करने लगता है। जो भी कोई इंटेलेक्चुअल कोई सवाल उठाते हैं तो उनको अर्बन नक्सल की ब्रांडिंग शुरू हो जाती है। तो ये सब एक ब्रांडिंग फैक्ट्री भी चालू है ना, जो सरकार के साथ है खड़ी हुई बहुत मजबूती से। लेकिन वो सरकार भी नहीं है। तो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स में अब फर्क करना बहुत मुश्किल हो गया है। मुश्किल हो गया। सब मिल करके जो भी आंदोलनरत समूह है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आदिवासी हो, सबको एक तरह से ब्रांडिंग में ये सब लोग लग जाते हैं। तो ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति है। और इसलिए नंदा की इस बात के साथ कि अगर लोग टुकड़ों टुकड़ों में लड़ेंगे तो टुकड़े टुकड़े होंगे, ऑब्वियस है। इसलिए कहीं ना कहीं समेकित लड़ाई की जरूरत है। वो चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो उपभोक्ता हो, सबको अगर साथ मिलकर के लड़ने की जरूरत है, तभी हम लोग शायद ये लड़ाई थोड़ी बहुत जीत सकते हैं। वरना कोऑपरेटिव के नाम के सामने अब एफपीओ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। एफपीओ खड़ा करेंगे तो नए नए नोमेनक्लेचर्स आ रहे हैं, नए नए नाम आ रहे हैं, और कई सारी चीजें हैं जो कि बिल्कुल से अभी नहीं समझ में आ रही। हो सकता है कि आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद उसका असली एजेंडा खुल करके सामने आए। तो चुनौती, जैसा आनंद ने कहा है, कि बहुत बड़ी है और लड़ाई भी उतनी ही बड़ी होने वाली है। कम से कम इतना हुआ है कि अब संकट हम नहीं कह करके हम चुनौती के मोड में आए हैं। किसान जब तक आत्महत्याएं कर रहे थे, सब लोग बड़े खुश थे, संतुष्ट थे, क्योंकि किसान कहीं किनारे में, खेत में, अपने घरों में आत्महत्या कर ले रहे थे। जब वो सड़कों पे आए हैं और अपनी बात कहने को और सुनने को सबको मजबूर कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उनको देशद्रोही और बहुत सारे नई नई संज्ञाओं से उनको नवाजा जाएगा। तो ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। ये माइंड गेम है एक तरह का, एक नैरेटिव का नैरेटिव वॉर भी है एक तरह से। और तो ये सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं, आगे गहराएंगी और मुश्किल बढ़ेगी, घटेगी। ये सारी परिस्थितियां बनती रहेंगी। और आज की बातचीत बहुत सार्थक रही। बहुत सारे नए आयाम हमारे सामने आए। इसके लिए जो तीनों वक्तागण थे, उनका बहुत बहुत आभार। और शाहिद कमाल भाई ने सवाल बहुत ही अच्छा रखा। इसी तरह से उपेंद्र भाई ने बहुत बढ़िया सवाल रखा, जिससे पूरी चर्चा को और स्पष्टता मिली। इसके लिए आप सभी लोगों का आभार। और नवेंदु जी से निवेदन है कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें और समापन करें आज की चर्चा का। आप सभी साथियों को, खास कर करके हन्नान मौला साहब, लिंगराज भाई, राजकुमार जी और इश्तियाक भाई, सब लोगों ने बहुत यानी लगभग 2 घंटे समय इस पर गंभीर चर्चा में ये लगाया और बहुत नई चीजें सामने आई। आशा है कि हमारे साथी इस पर और भी विचार करेंगे और आगामी कार्यक्रम तय करेंगे। एक खास सूचना यह है कि कल रूस यूक्रेन वार्ता पर
भी हम लोग एक वेबिनार आयोजित कर रहे हैं, जिसमें कि प्रोफेसर आनंद कुमार और संदीप पांडे रहेंगे। तो फेसबुक और अन्य माध्यमों से साथियों को इसकी सूचना दी जाएगी। जो साथी जुड़ना चाहेंगे तो फिर उसमें जुड़ेंगे। आप सब साथी बहुत लंबे समय से इस कार्यक्रम में जुड़े रहे, आप सबको धन्यवाद, आभार। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी। सभा समाप्त। जी, सभा समाप्त।